देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है और स्क्रीन शेयर है। अच्छा ठीक है। देखो हम लोगों ने लास्ट क्लास में यहाँ तक कर लिया था, बार चार्ट मैंने लिखवाया था लेकिन इसको मैंने समझा नहीं था, ठीक है। तो लॉग चार्ट ये सब हम लोगों ने किया था। आज बार चार्ट लिखा हुआ है, इसको हम लोग समझेंगे, बार चार्ट एंड पाई चार्ट, ठीक है। अच्छा पहले ये कर लेते हैं जो लिखा हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। तो बार चार्ट के लिए ये देखो, हम यहाँ पर ये पीडीएफ तुम लोग के साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। जिनके पास मैक है इंस्टीट्यूट का उनका ठीक है, जिनके पास नहीं है हम शेयर कर देंगे, यहाँ से हेल्प हो जाएगा। ये देखो, ये देखो ये बार चार्ट है, ठीक है। हम समझाते हैं, जो लिखा हुआ है उसके साथ समझाते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बार मीन्स रेक्टेंगल ऑफ सेम विथ एंड ऑफ वेरिंग लेंथ ड्रॉन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ठीक है। तो बार का मतलब क्या होगा, बार का मतलब होगा कि सेम विथ लेकिन लेंथ अलग हो सकता है। देखो जैसे यहाँ पर ये वाला, ये देखो ये जो डायग्राम है इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं ताकि तुम लोग को पूरा दिख जाए। एक सेकेंड, तो एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ ये देखो पूरा दिखेगा, ठीक है। अब पूरा दिख रहा है। यहाँ पर क्या बोला है देखो, सेम विथ, विथ मतलब यहाँ से यहाँ का जो गैप है, ठीक है, यहाँ से यहाँ का गैप हर एक जगह पे हमें सेम मिलेगा, ठीक है, हर एक जगह पे। और हर एक जो है ड्रॉ वो एक रेक्टेंगल फॉर्मेट है। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, मेरा ये थोड़ा सा ऐसा हो गया। रेक्टेंगल का मतलब होता है कि ऑपोजिट दो साइड क्या होता है, इक्वल एंड पैरेलल, ऑपोजिट दो साइड इक्वल एंड पैरेलल। और स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जिसका फोर साइड इक्वल होता है। लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है, फोर साइड्स इक्वल नहीं होता है, ऑपोजिट टू साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होता है, इसे हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल। तो जब बार डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो सीधा सा बात है, हमें रेक्टेंगल फॉर्मेट यूज करना होता है। देखो बार मीन्स रेक्टेंगल ऑफ सेम विथ। देखो तो विथ जो है, अरे विथ जो है देखो वो सेम है, ये देखो सेम है, ठीक है, सेम विथ मतलब ये जो गैप, ठीक है। लेकिन हाइट जो है, लेंथ लेंथ ठीक है, लेंथ जो है वो वेरी कर रहा है। जैसे ये वाला लेंथ ऐसे इतना है, ठीक है, इसके आगे वाला इससे ज्यादा है, फिर ये और भी ज्यादा है, फिर ये और भी ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा है इसका लेंथ, ठीक है। और यहाँ पर हमें एक लेंथ दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया बार डायग्राम, ठीक है। तो बार डायग्राम बेसिकली क्या हो जाएगा, बार डायग्राम का मतलब रेक्टेंगल फॉर्मेट का एक ड्रॉ होगा, ठीक है, जिसमें सेम विड्थ होना चाहिए लेकिन लेंथ वेरी कर सकता है, ठीक है। और हम लोग हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक ये ऐसा है, इसको हम लोग इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो ये है हम लोगों का क्या बोलते हैं उसे, एक्सिस है, ठीक है। अब ये इस तरह से भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ये ऐसे, ठीक है। अब मान लो ये ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर ये ऐसे, तो ये इस तरह से भी ड्रॉ हो सकता है, ये ऐसे किया हुआ है तो इस तरह से भी ड्रॉ हो सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पर लिखा हुआ था हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्या बोला है, फॉर कंपेरेबल सीरीज मल्टीपल बार डायग्राम कैन बी यूज्ड। अब ये कैसा होता है, देखो कंपेयर करने के लिए मल्टीपल बार डायग्राम यूज होता है। अब मल्टीपल बार डायग्राम कैसे देखने में होता है दिखाते हैं, देखो यहाँ पर नहीं है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर था शायद, एक सेकंड देख लेते हैं, अगर नहीं मिलेगा तो हम ड्रॉ करके दिखाते हैं। बार डायग्राम तो यहीं से स्टार्ट हुआ है। एक तो था यहाँ पर एग्जाम्पल, ये तो लास्ट आ गया, बेल शेप यू शेप, ठीक है। हम बता देते हैं, देखो कैसे होता है। ये देखो कंपेरेबल सीरीज मल्टीपल बार डायग्राम यूज होता है। तो देखो कंपेरेबल सीरीज में कैसे हम लोग बनाते हैं, देखो यहाँ पर ये मान लो एक्सिस हो गया, यहाँ वाई है, यहाँ एक्स है, ठीक है। तो कंपेयर कैसे कर सकते हैं, लाइक ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे, ऐसा मान लो बार डायग्राम बना है, ठीक है। मैंने
फ्री हैंड ड्रॉ किया है तो उतना अच्छा तो नहीं बन रहा है। ये मान लो बार डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। अब इसमें मान लो यहाँ पर हम लोगों ने वीट, एक काम करते राइस और वीट ऐसे कर देते, ये हो गया राइस और ये हो गया वीट, ये हो गया राइस का डेटा और ये हो गया वीट का डेटा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सपोज ये है 2021 और 20 और 2021। ठीक है, टू ये सॉरी ऐसे नहीं लिखना है हमें, ये ऐसे लिखना है 2020 का वीट और सॉरी राइस और वीट का जो है कंपैरिजन, 2021 का राइस और वीट का कंपैरिजन, मल्टीपल बार डायग्राम इस तरह से हो गया। ठीक है, देखो क्या लिखा था मैंने कि फॉर कंपेरेबल सीरीज हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि 2020 में राइस का प्रोडक्शन कितना था, वीट का कितना था, 2021 में देख सकते हैं। मतलब ये डायग्राम तो बना है मतलब प्लॉट करके कितना कौन राइस का प्रोडक्शन हुआ था, कितना वीट का। ठीक है, तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। मल्टीपल डायग्राम कैन बी यूज, तो मल्टीपल मतलब ये देखो इस तरह से। ठीक है, मल्टीपल डायग्राम कैन बी यूज। बट यहाँ पर भी एक था, पता नहीं है तो जरूर, कहाँ चला गया। इसके आगे है शायद, हाँ इसके आगे होना चाहिए। ये रहा, ये रहा, ये देखो मल्टीपल बार डायग्राम ये वाला। ठीक है, ये देखो मल्टीपल बार डायग्राम, ये इस तरह से। मेरा तो उतना अच्छा नहीं हो रहा है ना फ्री हैंड में, देखो इस तरह से यही चीज मैंने बनाया। देखो 2012 13 14 15 देखो राइस और वीट का कंपैरिजन दिखा रहा है। ठीक है, जो ऐसे व्हाइट कलर में कर रखा है इन्होंने वो राइस का प्रोडक्शन है, जो ऐसे करके किया है तो इसको वीट का प्रोडक्शन मान लिया है। तो ये 2012 में राइस और वीट, 2013 का राइस और वीट, 2014 का राइस और वीट और 2015 का राइस और वीट। ठीक है, इससे हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन से ईयर में सबसे अच्छा प्रोडक्शन हुआ था राइस और वीट का। ठीक है, जैसे यहाँ से देख के इसको थोड़ा सा और ऐसे कर लिया मैंने, ये देखो यहाँ से देख के हम लोग बता सकते हैं सबसे ज्यादा राइस का प्रोडक्शन हुआ है 2015 में। ठीक है, अगर हम लोग को ये दोनों को कंपेयर करना है तो भी हम लोग कर सकते हैं कि राइस वीट, ऑब्वियसली देखो यहाँ पर दिख रहा है राइस, वैसे हम लोग को इंडिया में ज्यादा प्रोडक्शन होता है इसलिए ये हमेशा ज्यादा दिख रहा है, देखो कंपेयर टू वीट वाला। ठीक है, और 2012 में अगर देखें तो मतलब 2015 में सबसे ज्यादा राइस प्रोडक्शन हुआ था, ये बार देख के हमें समझ में आ जा रहा है। और सबसे ज्यादा वीट प्रोडक्शन कौन से ईयर में हुआ था, वो भी मुझे लग रहा है ये वाला है। ठीक है, 2015 में ही हुआ था, तो देख के तो यही लग रहा है। हाँ, यही सबसे हाइट जो है देखो इसका सबसे ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है। ठीक है, तो ये कंपेयर करके हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल बार चार्ट बोलते हैं इसे। ठीक है, ये यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, तो यही चीज हम वहां पर ड्रॉ करके दिखाना चाह रहे हैं। बट यहाँ पर देखो तुम लोग और भी क्लियरली अच्छे से दिख रहा है क्योंकि मेरा तो ये फ्री हैंड ऐसे दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गया कंपेयर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है देखो, फॉर डेटा डिवाइडेड इनटू मल्टीपल कंपोनेंट, अगर डेटा को मल्टीपल कंपोनेंट में हम लोग डिवाइड करते हैं, सब डिवाइडेड और कंपोनेंट बार डायग्राम इज यूज्ड। तो देखो कब कौन सा यूज होगा, जैसे लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था ना लॉग चार्ट कब यूज होता है। ठीक है, तो ये सब देखो तुम लोग लेकिन अच्छे से पढ़ते जाओ क्योंकि जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा हम एमसीक्यू देंगे तो एमसीक्यू तुम लोग नहीं कर पाओगे अगर पूरा चीज को नहीं पढ़ोगे तो, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है पिछले वाला भूल जाते हैं अगर रिवाइज नहीं करते हो। तो देखो डेटा डिवाइडेड इनटू मल्टीपल कंपोनेंट, अगर डेटा को मल्टीपल कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो हमें कौन सा डायग्राम यूज करना पड़ेगा, कंपोनेंट बार डायग्राम या फिर सब डिवाइडेड, ये सब डिवाइडेड होगा। ठीक है, मैंने ये शायद जल्दी जल्दी में इसको डिविडेंड कर दिया, सब डिवाइडेड और कंपोनेंट बार डायग्राम। ठीक है, तो ये कैसा देखने में होता है देखो, इसको भी दिखाते कैसे देखने में होगा। ये इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मल्टीपल, है ना, मल्टीपल बार डायग्राम। अच्छा, और अगर सब डिवाइडेड या इस तरह से होगा तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो, क्या इसका कुछ यहाँ दिया हुआ है तो हम यहाँ से बताएंगे, अदरवाइज नहीं इसका यहाँ पर कुछ दिया हुआ नहीं है। ठीक है, हम बता देते हैं देखो कैसे होगा। ये इस तरह से एक एक्सिस बना लिया, दिस इज वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस, ये तो हमेशा रहता ही है। अब वही सेम यही वाला दिखाते हैं देखो, हाँ 2020 में राइस और ये हो गया वीट। ठीक है, हम भी इसको ना वीट को इस तरह से कर लेते हैं। अच्छा, और यहाँ पर हो गया
फिर से राइस और यहाँ पर व्हीट, ठीक है। तो डिफरेंस क्या हुआ, अभी तक मैंने डिफरेंस ड्रॉ नहीं किया है। डिफरेंस देखो क्या होगा, अगर हम लोग राइस में भी एक कंपैरिजन चाहते हैं, जैसे कि मान लो हम लोग चाहते हैं कि इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं कि साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया, ठीक है। अगर ऐसा डिवाइडेशन करते हैं जियोग्राफिकली और हम लोग ये पता करना चाहते हैं कि साउथ इंडिया में कितना राइस प्रोडक्शन हुआ है और नॉर्थ इंडिया में कितना राइस प्रोडक्शन हुआ है, अगर इस तरह से हम लोग इंफॉर्मेशन को प्लॉट करना चाहते हैं यूजिंग द बार डायग्राम, देन हम लोग क्या कर सकते हैं, देन इसी, ये तो राइस वाला है ना, ये राइस वाला है, ये व्हीट वाला है, ये राइस वाला है, ये व्हीट वाला है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, और भी इसको सब डिवाइडेड कर लेंगे। लाइक यहाँ पर मान लो मैंने कौन सा कलर यूज करी, ये रेड से कर देते हैं। देखो यहाँ पर ये मान लो ये राइस प्रोडक्शन है, लेकिन यहाँ पर मैंने कर दिया साउथ इंडिया, मतलब ये साउथ इंडिया को डिनोट कर रहा है, ये मैंने कर दिया नॉर्थ इंडिया, ठीक है, ये नॉर्थ इंडिया। अब मान लो वीट का भी हम कर देते हैं, वीट का जैसे मान लो ये इस तरह से कर दिया, ये नॉर्थ इंडिया साइड ज्यादा, यहाँ मैंने कर दिया साउथ इंडिया, इस तरह से जस्ट समझाने के लिए बोल रहे हैं। बाकी एग्जैक्ट डेटा से हम लोग कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्शन कहाँ पर ज्यादा होता है, तो ये इसी के अंदर कर दिया, ठीक है। मल्टीपल बार डायग्राम के अंदर फिर से डिवाइडेड कर दिया, ये देखो, फॉर डेटा डिवाइडेड इनटू मल्टीपल कंपोनेंट, एक ही डेटा में मल्टीपल, जैसे पहले तो ये बताया जा रहा है कि किसी एक साल में राइस और व्हीट का क्या प्रोडक्शन है, फिर उस राइस का भी हम लोगों ने जियोग्राफिकल डिवाइडेशन कर दिया कि साउथ इंडिया में कैसा प्रोडक्शन होता है, नॉर्थ इंडिया में कैसा होता है, तो सब डिवाइडेड और कंपोनेंट डायग्राम इज यूज्ड, तो इसको हम लोग बोलेंगे सब डिवाइडेड या कंपोनेंट, मतलब डिवाइडेड तो है देन और फिर से डिवाइडेड है, सब डिवाइडेड और कंपोनेंट डायग्राम, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोला है, फॉर रिलेटिव कंपैरिजन, अगर हम लोग रिलेटिव कंपैरिजन चाहते हैं, रिलेटिव का मतलब होता है परसेंटेज कंपैरिजन, ठीक है, रिलेटिव कंपैरिजन टू होल, परसेंटेज बार डायग्राम और डिविडेंड बार डायग्राम इज यूज्ड, जब भी परसेंटेज का बात आता है तो रिलेटिव बात आ जाता है, रिलेटिव का मतलब होता है, रिलेटिव फिगर का मतलब होता है जैसे 10%, 30%, ये जब हम लोग बोल रहे हैं देन दैट मीन्स रिलेटिव फिगर, मतलब ये समझ लो कोई 10% बोल रहा है तो आउट ऑफ 100 ही बोल रहा है, इसको बोलते हैं रिलेटिव डायग्राम। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि मान लो किसी को 100 में 50 मिला है, वो बोल रहा है मुझे 50 मार्क्स मिला है, ठीक है, तो अब 50 आउट ऑफ कितना ये हमें नहीं पता, बट ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है, कि मुझे 50 मिला है। लेकिन जब हम लोग परसेंटेज बोलते हैं वो रिलेटिव वैल्यू होता है, जैसे तुम लोग का मार्क्स का टोटल का जब तुम लोग परसेंटेज बताते हो, जैसे मान लो किसी को मिला है फॉर एग्जाम्पल 90%, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सारे सब्जेक्ट में ही उसे 90 मिले हैं, हो सकता है किसी में 95 मिला है, हो सकता है किसी में 85 भी मिला है, उसका एवरेज करके उसको 90%, दैट इज अ रिलेटिव डेटा, ठीक है। तो रिलेटिव कंपैरिजन अगर हमें करना है तो परसेंटेज बार डायग्राम हम लोग बनाते हैं, या फिर और डिवाइडेड बार डायग्राम, इसको डिवाइडेड बार डायग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज बार डायग्राम या डिवाइडेड बार डायग्राम ये कैसे देखने में होता है, देखो इसको भी हम यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाते हैं, देखो ये हो गया दो एक्सिस वाई और एक्स, ये तो रहेगा ही रहेगा। फिर यहाँ पर एक बार यूज किया हम लोगों ने, ठीक है, रेक्टेंगल फिगर जिसको हम लोग बार बोलेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह का मैंने ये पार्ट पार्ट कर दिया, ठीक है, ऐसे कर दिया, ठीक है, तीन पार्ट में मैंने दिखा दिया, ठीक है। ये क्या शो करना चाहते हैं, ये मान लो हम लोग शो करना चाहते हैं जीडीपी, ठीक है, किसी एक साल का, जैसे 2021 का मान लो हम लोग जीडीपी शो करना चाहते हैं। जीडीपी जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कौन से सेक्टर में किसी भी एक कंट्री का कितना कितना अर्निंग हुआ है, तो मान लो एक हो गया सर्विस सेक्टर, ठीक है, यहाँ ये मान लो सर्विस सेक्टर से हुआ है ये, ठीक है, ये हो गया सर्विस सेक्टर से हुआ है। अब इसको हम लोग परसेंटेज में डिफाइन करेंगे, मान लो ये हो गया 80%, ये हो गया मान लो 15% और ये हो गया 5%, ठीक है, तो 5 ये 20 और 80 इस तरह से 100%, तो ये परसेंटेज से हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। ये मान लो हो गया अदर सेक्टर, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हो गया अदर सेक्टर, ये हो गया सर्विस सेक्टर और ये हो गया मान लो फार्मिंग सेक्टर, ठीक है, इस तरह से। तो ये जीडीपी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इस तरह से, ये 2021 का है, यहाँ पर हम लोग 2022 का भी कर सकते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं रिलेटिव कंपैरिजन। देखो ये परसेंटेज वाइज बता रहे कि कौन से सेक्टर में कितना हुआ है, इसे हम लोग बोलेंगे रिलेटिव कंपैरिजन, ठीक है। अब देखते हैं इसका मुझे यहाँ कुछ मिल जाता है तो हम दिखा देते हैं।
नहीं, नहीं दिख रहा है, ठीक है छोड़ो। तो रिलेटिव कंपैरिजन ये पीडीएफ शेयर कर देंगे, अगर तुम लोग को मिल जाएगा तो तुम लोग वहां से देख सकते हो। मुझे ये मिल गया तो मैंने यहाँ से दिखा दिया, ठीक है। रिलेटिव कंपैरिजन का मतलब ये परसेंटेज वाइज कंपैरिजन हो गया। बार डायग्राम का जो भी बताया था, देखो तुम लोग को ये इस तरह से डायरेक्ट कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि ये कंसेप्ट क्या होता है, ताकि जैसा भी एमसीक्यू पूछे तुम लोग उससे आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट हो गया पाई चार्ट। देखो पाई चार्ट का क्या होता है, पाई मतलब होता है सर्कुलर फॉर्मेट, ठीक है। सर्कुलर फॉर्मेट को हम लोग क्या बोलेंगे, पाई बोलेंगे। ये देखो, ये देखो ये हो गया पाई, ठीक है। अब पाई मतलब हम लोग बोल सकते हैं सर्कुलर केक बोल लो, ठीक है। केक, सर्कुलर केक अगर बना लेते हैं तो दैट इज पाई, ठीक है। अब क्या बोला है, यूज्ड फॉर सर्कुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अगर हम लोग डेटा को सर्कुलर वे में प्रेजेंट करना चाहते हैं देन हमें पाई चार्ट का यूज करना चाहिए, ठीक है। पाई चार्ट जो है, और प्रेजेंटेशन किस में होता है, इसमें परसेंटेज में होता है, परसेंटेज ऑफ होल, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, समेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल कंपोनेंट। हमें सारे कंपोनेंट का जो वैल्यू है उसे समेशन सम करना, मतलब ऐड करना पड़ेगा। सेगमेंट आर इक्वल टू 360 डिग्री, क्यों, क्योंकि कोई भी एक सर्कल उसका टोटल क्या होता है, टोटल एंगल फ्रॉम रेडियस कितना होता है, 360 डिग्री। ये पूरा का पूरा सर्कल जो है ये 360 डिग्री का होता है, ठीक है। ये 360 डिग्री होता है, वही हमें बताया। सेगमेंट जो है इक्वल टू 360 डिग्री होना चाहिए। सारे सेगमेंट का जब हम लोग टोटल करेंगे, सेगमेंट एंगल कैसे निकालेंगे, इस तरह से। तो ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसका एक एग्जाम्पल है वो देख के बताते हैं, समझ में आ जाएगा। यहाँ से पढ़ के हम लोग और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर बोला है कि सोर्सेस ऑफ इनकम बोला है, ठीक है। देखो कस्टम से 80 मिलियन रेवेन्यू जनरेट हुआ है, एक्साइज से, मतलब ये सब टैक्स है, ठीक है। टैक्स, कस्टम वन टाइप ऑफ टैक्स होता है, एक्साइज वन टाइप ऑफ टैक्स होता है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, मिसलेनियस। ये इनकम है, इनकम को कैसे बता रखा है, मिलियंस, मतलब 80 मिलियंस, 190 मिलियंस, 160, 75 और 35, ठीक है। 1 मिलियन यानी 10 लाख होता है, जो भी हो। तो यहाँ पर ये दे रखा है इसका डेटा। अब हमें क्या करना है, पाई चार्ट से अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, सबसे फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो यहाँ बता रखा है, हमें क्या करना पड़ेगा, सेगमेंट एंगल बनाना पड़ेगा। सेगमेंट एंगल का मतलब है कुछ नहीं, ये मान लो सेंटर है, ठीक है। ये जो सर्कल बना ये सेंटर है। अब हम लोग जो भी सेक्टर को यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, मैंने सेक्टर इसलिए बोला क्योंकि ये देखो ये सब सेक्टर है, कस्टम से कहाँ मिला, एक्साइज से कितना मिला, ठीक है। ये सबको हमें एक डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिग्री में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो कैसे, सेगमेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इनटू 360 डिग्री। क्योंकि पूरा 360 डिग्री है तो ये पूरा 360 डिग्री में कोई भी एक जो सोर्स ऑफ इनकम है उसका कितना डिग्री ऑक्यूपाई है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो टोटल अर्निंग कितना होता है इसका अगर टोटल करेंगे तो ये हो गया 0, 1, 9, 9, 18, 18 और 6, 540, शायद चेक करते हैं, इन्होंने कर रखा होगा, हाँ 540, ठीक है। 540 टोटल रेवेन्यू इनकम हो गया 540। अब आउट ऑफ 540 कस्टम कितना है 80, तो इससे हमें परसेंटेज मिल जाता है ना। देखो आउट ऑफ 540 कस्टम कितना जगह ऑक्युपाई कर रखा है 80। इस तरह के प्रेजेंटेशन को अगर ऐसे ही रखते हैं, वो रेशियो प्रेजेंटेशन होता है, इस पे 100 लगा देते हैं तो वो परसेंटेज में प्रेजेंट होता है। बट हमें परसेंटेज में नहीं चाहिए, हमें डिग्री में चाहिए, तो हमें 360 डिग्री लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो वही चीज किया हुआ है, 80 डिवाइडेड बाई 540 इंटू 360 डिग्री। तो ये डिवाइड करने से आई थिंक पॉइंट में आ रहा है, दैट्स वाई इन्होंने लिख रखा है अप्रोक्स 53 डिग्री, ठीक है। तो ये देखो मैंने जो लिखवाया था वो समझ में आ गया तुम लोगों को। देखो सेगमेंट वैल्यू ले लिया, जिस सेगमेंट का हम लोग एंगल कैलकुलेट करना चाहते हैं, डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू इंटू 360 डिग्री। ये करने पे 54 अप्रोक्सीमेशन आ रहा है, 53 अप्रोक्स आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एक्साइज का भी सेम तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। 190 है एक्साइज का टोटल, तो 190 बाई 540 इंटू 360 डिग्री, क्योंकि हमें डिग्री में कैलकुलेट करना है, हो गया 127 डिग्री। इनकम टैक्स का भी 160 आउट ऑफ 540, 107 डिग्री। और कॉर्पोरेट टैक्स का 75 आउट ऑफ 540, 50 डिग्री। और इनकम टैक्स का, इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स का हो गया 75, मिसलेनियस का 35। तो जैसा डेटा रहेगा तो इस डेटा के हिसाब से ये सारे डिग्री जो है यहाँ पर बन गए, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो
सर्कुलर फॉर्मेट है, इसमें ये डिग्रीज को हमें प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है, ये डिग्रीज को हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट कर देंगे। प्लॉट करने से देखो यहाँ पर इन लोगों ने कर दिया है प्लॉट, तो उससे 53 डिग्री जो है वो ये 127 सबसे ज्यादा है एक्साइज का। तो एक्साइज का देखो ये वाला यूज किया गया, ये एक्साइज वाला पोर्शन है। ठीक है, ये कौन सा, ये 127 डिग्री है, दिख ही रहा है कितना ज्यादा है ना, ये 127 डिग्री, तो इसे हम लोग 127 डिग्री ये हो गया। अच्छा, उसके बाद 107, ये वाला 107 डिग्री होगा, ये उसके बाद ही हाईएस्ट लग रहा है। उसके बाद 53, ये 53 डिग्री होगा। ठीक है, और ये है 50 डिग्री। ठीक है, और ये है 23 डिग्री। इस तरह से हम लोग डिग्री को यहाँ पर सर्कुलर फॉर्मेट में, मतलब सर्कल में डिग्री जो है उसको अरेंज कर लेंगे। ठीक है, जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट होगा उसको यूज करके। वैसे देखो तुम लोग को ड्रॉ करना तो है नहीं, इसलिए हम ड्रॉ करना नहीं सिखा रहे, क्योंकि तुम लोग का सभी का एमसीक्यू है। ठीक है, तो ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, तुम लोग समझ लो क्या होगा, और चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो तुम लोग घर पे। ठीक है, ऐसे करके सर्कल बना के इसमें ये डिग्रीज जो है प्लॉट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का, क्या हो गया, पाई चार्ट। तो पाई चार्ट क्या हुआ, क्यों यूज करते हैं हम लोग, सर्कुलर प्रेजेंटेशन अगर डेटा का करना चाहते तो हम लोग पाई चार्ट बनाते हैं। और ये होता है परसेंटेज ऑफ होल। अब ये परसेंटेज ऑफ होल का मतलब, ये देखो यहाँ पर टोटल 360 डिग्री ही दिखेगा, हर एक परसेंटेज को अलग अलग टोटल कर लो। जैसे ये कुछ 127 डिग्री था, ऐसे करके जो जितने भी डिग्री थे ये सबको टोटल अगर करेंगे यानी समेशन करेंगे तो हम लोग का 360 डिग्री आना चाहिए। तो ये होल 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। जो पहला लाइन है वो हमें ये बता रहा है कि ये होल 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा देखो, समेशन करेंगे अगर ऑल वैल्यूज, ठीक है, समेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल सेगमेंट, सेगमेंट एंगल निकाल लिया हम लोगों ने। अब सॉरी, सेगमेंट एंगल जो है हम लोगों ने निकाल लिया, फिर इसको अगर हम लोग समेशन करते हैं यानी टोटल करते हैं, तो वो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू 360 डिग्री होना चाहिए, देन हमारा प्रेजेंटेशन जो है वो पाई चार्ट में हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, तो सर्कुलर फॉर्मेट में दिखाने के लिए पाई चार्ट यूज होता है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक किया था, लेकिन ये समझा नहीं था, तो आज हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो इसके लिए पहले हम लोग एक एग्जांपल ले लेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे। देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा, एग्जांपल लिख लेते हैं पहले। जैसे मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास। ठीक है, एक क्लास में मान लो स्टूडेंट लोगों का एग्जाम लिया है मैंने, और उसमें स्टूडेंट को क्या क्या मिला है मार्क्स, वो हम दिखाते हैं। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास, फुल मार्क्स जो है, फुल मार्क्स सपोज है 20। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ये है 10। ठीक है, अब मार्क्स जो है वो कैसे कैसे मिला है, मान लो किसी को मिला है 12, किसी को 10 मिला है, किसी को फिर से 12, फिर 18 मिला है, किसी को 8, फॉर एग्जाम्पल 19, फिर मान लो 19 मिला है, देन 14, देन 10, देन 9। ठीक है, तो ये जो मार्क्स मिला है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग देखो प्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखो किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। पहला बात है कि ये जो मार्क्स मैंने यहाँ पर देखा कि किसको कितना मिला है, ये मुझे कैसे पता चलेगा, जब हम कॉपी चेक करेंगे तब मुझे पता चलेगा। ठीक है, फिर ये डेटा मुझे कलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम ये देख के ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कॉपी में देख के आइडेंटिफाई कर रहे हैं किसको कितना मिला है, उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये सब टर्म अभी मिलेगा हम लोगों को, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसमें ये टर्म मिलेगा, इसीलिए हम ये अलग अलग बता रहे हैं। तो ये डेटा मैंने कैसे कलेक्ट किया है, थ्रू ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन करके मैंने इस डेटा को कलेक्ट किया है। ठीक है, अब ये क्या है, अगर ये एक सिंगल मार्क्स अगर मैंने ऑब्जर्व किया होता तो वो ऑब्जर्वेशन होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन लिया है। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या लिया है, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर सिंगल कोई भी मार्क्स हम आइडेंटिफाई करते हैं देन ऑब्जर्वेशन, और अगर बहुत सारे मार्क्स एक साथ कलेक्टिवली आइडेंटिफाइड करते हैं तो हम लोग इसे बोलेंगे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये टेक्निकल टर्म में क्या हो गया, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हमें क्या करना है, इसको हम लोग प्रेजेंट करेंगे। कैसे प्रेजेंट करेंगे, देखो किसको कितना मिला है, मान लो हम एकदम स्मॉलेस्ट अमाउंट से स्टार्ट करते हैं। सपोज मान लो ये सबसे कम 8 मार्क्स जिनको मिला है वो है 8, 8 के बाद किसी को मिला है 9। ये देखो मैंने 8, एक सेकेंड इसको यूज करते हैं ताकि रब कर पाएंगे। 8 हो गया, मैंने 9 लिख लिया। ठीक है, 9 के बाद और क्या है स्मॉलेस्ट नंबर, 9 के बाद ये आई थिंक ये दो 10 दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो दो जन है जिसे 10 10 मिला है। क्या 10 हमें दो बार लिखना चाहिए या एक, अच्छा दो बार भी लिख सकते हैं, चलो दो बार लिख के बताएंगे क्यों एक बार लिख सकते हैं। 10 हो गया, 10 मिला है, फिर किसी को 10 मिला है, देन 12 12 12 12 14 19 19, तो 12 12 14 और 19 और 19। ठीक है, तो ये हो गया, मैंने लिख दिया कि किसको कितना मिला है। ठीक है, अब 8 मिला है कितने जन को, एक जन को। 9 मिला है कितने जन को, एक जन को। अब 10 कितने जन को मिला है, 10 दो जन को मिला है। तो ऐसे 1 1 लिखने से बेटर है हम लोग इस 10 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से एक 10 हटा देते हैं और इसको लिख देते हैं 2। ठीक है, इसको लिख देते हैं 2। जैसे तुम लोग अकाउंट्स में मान लो एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक टू कैपिटल, जो भी हो कोई भी एक एंट्री है, लेकिन तुम लोग जब लेजर ओपन करते हो बैंक अकाउंट मान लो दूसरा बार आ गया, एक एंट्री है बैंक टू मिस्टर एक्स, मान लो दूसरा है बैंक टू कैश। ठीक है, बैंक टू कैश, लेकिन जब तुम लोग इसका लेजर बनाओगे तो लेजर कितना बनेगा, अकाउंट तो 1 2 3 4 अकाउंट है, लेकिन लेजर कितना बनेगा, 3 बनेगा। एक बैंक का लेजर बना लोगे, एक किसका बनाओगे, कैश का बना लोगे, एक बना लोगे मिस्टर एक्स का। लेकिन क्योंकि बैंक का लेजर एक बार बना हुआ है, जो मतलब सेकेंड टाइम बैंक हमें अगर एंट्री में मिलता है या थर्ड टाइम फोर्थ टाइम जितने बार भी मिले, हम लोग बार बार नहीं ओपन करेंगे, एक ही बैंक अकाउंट बनाएंगे और उसी पे सारा पोस्टिंग करते जाएंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग सेम वही कंसेप्ट यूज करेंगे कि 10 अगर दो जन को मिला है तो हम लोग 10 10 दो बार नहीं लिख के हम 10 के आगे लिख देंगे 2। ठीक है, इससे ये डिनोट हो जाएगा कि 10 मार्क्स जो है वो दो स्टूडेंट को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट 12, 12 भी दो जन को मिला है तो इसको 12 और यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है, ये 12 और 2 इस वजह से लिखेंगे। नेक्स्ट 14 जो है वो एक ही जन को मिला है। ठीक है, 14 एक जन को मिला है और 19 जो है वो दो जन को मिला है। हो गया, 19 जो है वो दो जन को मिला है। अब यहाँ पर हम लोग टोटल कर सकते हैं कि कितने लोग थे। ये तो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, ये इधर मैंने क्या डिनोट किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट। किस बेसिस पे, मार्क्स बेसिस पे। 8 मिला है एक जन को, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया, 1 + 1 2, 2 + 2 4 6 7 8 9 10। ठीक है, 10, और मैंने एग्जाम भी 10 जन का ही लिया था। ठीक है, तो 10 जन का मेरे पास जो है मार्क्स का रिजल्ट आ गया। अब ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट, जिसको स्टैटिस्टिक्स में क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको स्टैटिस्टिक्स में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्यों, क्योंकि हर एक ऑब्जर्वेशन, ये क्या है, ये ऑब्जर्वेशन है, किस चीज को मैंने ऑब्जर्व किया, मार्क्स को, कि किसको कितना मार्क्स मिला, ये ऑब्जर्व करना मेरा काम था। तो मैंने मार्क्स को ऑब्जर्व किया, तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग एक्स से डिनोट करेंगे और ये बन जाता है, इसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल बोलेंगे। तो सिंगल ऑब्जर्वेशन जो है ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो गया, और सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम लोग वेरिएबल्स बोलेंगे, इतने सारे वेरिएबल्स है। ठीक है, तो ये हो गया वेरिएबल, इसको एक्स से डिनोट किया जाता है, मतलब ये मार्क्स इस तरह से इतने स्टूडेंट को मिले हैं। और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि एक वेरिएबल कितने बार ऑकर्ड किया है, एक वेरिएबल कितना बार ऑकर्ड किया है। जैसे 8 ऑकर्ड 1 टाइम, 9 ऑकर्ड 1 टाइम, 10 ऑकर्ड 2 टाइम्स, 12 ऑकर 2 टाइम्स, 14 ऑकर 1 टाइम, 19 ऑकर 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये हो गया टेक्निकल टर्म कि यहाँ पर हम लोग अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट को मतलब फ्रीक्वेंटली कितना बार हो रहा है, इस वजह से इसे फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, और इसको एफ से डिनोट किया जाता है, स्टैटिस्टिक्स में एफ से डिनोट किया जाता है। और वेरिएबल्स को, जिस चीज को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको एक्स से डिनोट किया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, अब हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो है ये डेफिनेशन लिखते हैं, देन इसके साथ और भी हम समझा देते हैं इस एग्जांपल के साथ, तो और भी क्लियरली तुम लोग समझ जाओगे। तो देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिखो फ्रीक्वेंसी
means number of times a particular observation is repeated। ठीक है, तो ये देखो फर्स्ट मैंने क्या लिखा, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितने बार एक ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है। तो मैंने ऑब्जर्वेशन पहले ही बता दिया, जिस चीज को हम लोग ऑब्जर्व करके आइडेंटिफाई कर पाते हैं उसे ऑब्जर्वेशन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे ऑब्जर्व करना था मार्क्स को, मार्क्स कितना बार हो रहा है, कितना बार ऑकर्ड हो रहा है, इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे दिस applies to both variable and attribute। ठीक है, ये कंसेप्ट हम लोग वेरिएबल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। वेरिएबल्स का मतलब हमें पता है, वेरिएबल हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, डिस्क्रीट, दो तरह का वेरिएबल होता है, डिस्क्रीट वेरिएबल होता है एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है। ठीक है, जिसमें वेरिएबल क्या होता है, मेजर करने का एक क्वांटिटी होता है। जैसे देखो 8 से हम लोग मार्क्स मेजर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या मेजर कर रहे हैं, मार्क्स मेजर कर रहे हैं। और वेरिएबल जो है दो तरह का होता है, डिस्क्रीट और डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट में क्या होता है, जो कि नॉर्मली इंटीजर होता है, और जो कंटिन्यूअस होता है उसमें पॉइंट वाला भी वैल्यू आ जाता है। लेकिन उसपे भी मैंने तुम लोगों को एक डिफरेंस समझाया था कि कभी कभी कंटिन्यूअस भी हम लोगों का डेसिमल हो सकता है, बट वो डिस्क्रीट भी कभी कभी हमारा डेसिमल हो सकता है, जो मैंने मार्क्स का तुम लोग को करेक्ट और रॉन्ग बोल के समझाया था। ठीक है, वो वाला अगर याद है तो हम वही चीज बोलना चाह रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बोल रखा है, तो जस्ट एक बार ये बता देते हैं, वेरिएबल दो तरह का होता है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। और वेरिएबल क्या होता है, मेजरेबल क्वांटिटी होता है। और एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट भी तुम लोगों ने पढ़ रखा है, क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स को एट्रीब्यूट बोलते हैं, जैसे कि किसी का जेंडर हो गया, नेशनलिटी हो गया, कलर ऑफ ए फ्लावर हो गया, यही मैंने लिखवाया था। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलेंगे एट्रीब्यूट। तो ये जो एप्लीकेशन है, ये चीज हम लोग वेरिएबल के लिए भी यूज कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। बट हमें इतना ऑब्वियसली पता है, वेरिएबल क्योंकि एक क्वांटिटेटिव डेटा होता है, ये स्टैटिस्टिक्स में डायरेक्टली यूज होता है। एट्रीब्यूट क्योंकि क्वालिटेटिव डेटा होता है, इसे हमें क्वांटिटेटिव में ट्रांसफर करना पड़ता है। जैसे अगर याद है मेरा एग्जाम्पल रेडियो मिर्ची का, जो मैंने गाने गाने के लिस्ट को जैसे रैंकिंग करके बताया था, वही चीज। ठीक है, तो एट्रीब्यूट डेटा भी यूज कर सकते हैं, बट डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, इसको हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा क्वांटिटेटिव में, तभी हम लोग इसको फ्रीक्वेंसी में ट्रांसफर कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा फिर इसके साथ ही लिखेंगे इट इज इट इज शोन इन टेब्यूलर फॉर्म। मतलब इसे हमें टेबल फॉर्मेट में दिखाना पड़ता है। टेबल मतलब क्या होता है, रो और कॉलम का मिक्सड अप। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये प्रेजेंटेशन नहीं किया, अगर इसको हम लोग ऐसे प्रेजेंट कर देते हैं तो ये भी बन गया टेबुलर फॉर्म। ठीक है, ये भी टेबुलर फॉर्म हो गया, तो ये इस तरह से कर दो ऐसे। ठीक है, रो कॉलम ये सब। ठीक है, और टेबुलर फॉर्मेट का अलग अलग जो है नाम भी हम लोगों ने पढ़ा था, कि टेबुलर फॉर्मेट में हेड क्या होता है, और क्या बोलते हैं उसे, स्टब क्या होता है, ये सब भी हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर सिंपल बता रहे हैं कि इसे जब भी प्रेजेंट किया जाता है तो टेबुलर फॉर्म में ही प्रेजेंट किया जाता है। विथ इस टेबुलर फॉर्मेट में क्या क्या रहता है, ये देखो, विथ क्लास इंटरवल, ये बताएंगे क्या होता है क्लास इंटरवल, और द ऑब्जर्वेशंस in one column and its frequency in the अदर। ठीक है, तो एक कॉलम में रहता है ऑब्जर्वेशन, दूसरे कॉलम में रहता है फ्रीक्वेंसी। ये देखो, एक कॉलम में ऑब्जर्वेशन, दूसरे कॉलम में फ्रीक्वेंसी। लेकिन यहाँ पर एक लैंग्वेज तुम लोगों ने अलग देखा, जिसके बारे में अभी तक मैंने नहीं बोला। इन ए टेबुलर फॉर्म विथ क्लास इंटरवल और द ऑब्जर्वेशन, या तो क्लास इंटरवल रहेगा या फिर ऑब्जर्वेशन रहेगा। एक्चुअली ऑब्जर्वेशन दोनों ही होता है, ये मतलब डेफिनेशन ऐसा है तो मैंने लिखवाया। ऑब्जर्वेशन तो दोनों ही होगा, क्लास इंटरवल से बनाए या फिर हम लोग वेरिएबल से बनाए। पहले क्लास इंटरवल समझा देते हैं, तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रहा है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखो क्लास इंटरवल कैसे होगा, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर तुम लोगों को अभी एक एग्जांपल दिया था
कि मार्क्स का, ठीक है। अब यही वाला एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लो मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ले लेते हैं 100, ठीक है। और यहाँ पर मार्क्स जो है वो भी ले लिया मैंने 100, ठीक है। फुल मार्क्स 100 है। मुझे 100 स्टूडेंट का मैंने एग्जाम लिया था, टोटल मार्क्स जो है वो 100 था, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं कि किसको कितना मिला। मान लो किसी को 8 मिला है, किसी को 10, फिर 10, किसी को मान लो 12 मिला है, किसी को 14 मिला है, किसी को मान लो 50 मिला है, जैसे करके, ठीक है, डॉट डॉट कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। ऐसा मार्क्स मिला है, तो हम लोग इसको जब प्रेजेंट करेंगे, अब ये कितना मतलब प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा अगर हम लोग 100 लोगों के मार्क्स को ऐसे प्रेजेंट करेंगे। 8 मिला है एक जन को, अभी मैंने पूरा तो लिखा ही नहीं क्योंकि लिखना पॉसिबल भी नहीं है, अभी हम बैठ के थोड़ी ना 100 लोगों का मार्क्स लिखेंगे। तो यहाँ पर 10 मिला है 2 जन को, 50 मिला है एक जन को, 12 मिला है एक जन को, 14, इस तरह का बहुत बड़ा लंबा लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही ज्यादा बड़ा लंबा लिस्ट हो जाएगा और ये इजी टू एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। तो जब ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा होता है, देन हम लोग इस तरह से वेरिएबल्स फॉर्मेट में यूज ना करके हम लोग क्लास इंटरवल फॉर्मेट में यूज करते हैं। तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली बनाएंगे, जैसे पहले भी किया था फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर बनाएंगे क्लास इंटरवल, ठीक है। वेरिएबल्स के जगह क्लास इंटरवल बना लेंगे। इंटरवल का मतलब क्या होता है, एक गैप, ठीक है। इंटरवल का मतलब होता है गैप। अब हम लोग कैसे इंटरवल बनाएंगे, जैसे मान लो हम लोगों ने यहाँ पर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दिखा दिया, जैसे आज के डेट पे ये ग्रेडेशन सिस्टम बहुत ज्यादा फेमस है। जैसे तुम लोग को 12 का तुम लोग का रिजल्ट आता है या फिर 10th का होता है, तो उसमें ग्रेडेशन होता है। जैसे अगर किसी को 90 और 90 से 100 के अंदर मिला है, A+, A++, ए बहुत अलग अलग सब ग्रेडेशन होता है, ठीक है। किसी का C++B, तो ये सब क्या होता है, ये सब ग्रेडेशन दिया है। ग्रेडेशन कैसे दिया जाता है, मान लो किसी को मिला है 95 से लेके 100 के अंदर, तो इसका हो गया फॉर एग्जाम्पल, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता ग्रेड उतना, हम अपना एग्जाम्पल के हिसाब से बोल रहे हैं, मान लो A+ हो गया। अब मान लो किसी को मिला है 90 से लेके 95, उनका हो जाता है ग्रेड A, ठीक है। तो ये इंटरवल हो गया, यहाँ से यहाँ तक के अंदर मिलेगा, मतलब जिसको 95 मिला वो भी A+, जिसको 96 मिला वो भी A+, जिसको 97 मिला वो भी A+, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी चीज को हम लोग क्लास इंटरवल बोलेंगे। अब इसको कैसे यहाँ पर यूज करेंगे, देखो, ये देखो, जैसे यहाँ पर मान लो हम लोग क्लास इंटरवल लगा लेते हैं 0 से लेके 9, ठीक है। 0 से लेके 9 जितने स्टूडेंट को मिला है उसका फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फिर यहाँ पर कर लिया 10 से लेके 19, फिर यहाँ पर लिख दिया 20 से लेके 29, फिर यहाँ पर लिख दिया 30 से लेके 39, ठीक है। फिर यहाँ पर लिख दिया 40 से लेके 49। ये मैंने अपने हिसाब से इंटरवल बनाया है। इंटरवल कैसे बनाया जाता है वो भी आगे देखेंगे। ये पहले क्लास इंटरवल का मतलब समझ लो। क्लास इंटरवल ऐसे हो गया, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। कितने तक बना सकते हैं, एटलीस्ट 100 तक तो हम लोग ऐसे करेंगे ही, कि क्योंकि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 और खत्म कहाँ पर होता है, 100 पे होता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। इसको अगर 10 कर लेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि लास्ट वाला फिर क्या हो जाएगा, लास्ट वाला ये देखो, ये 10 कर लेते हैं। ये देखो 0 से लेके 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60, इस तरह से 60 टू 70, इस तरह से डॉट डॉट करके लास्ट वाला आ जाएगा 60, 70, 90 से लेके 100, ठीक है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर फिर टोटल कर लेंगे कि कितने स्टूडेंट है। तो इसको बोला जाता है क्लास इंटरवल। तो देखो, इट इज सोन इन द टेबुलर फॉर्म विद द क्लास इंटरवल और द ऑब्जर्वेशन इन वन कॉलम। ये भी ऑब्जर्वेशंस है, लेकिन अब कभी हम लोग सिंगल वे में भी लिख सकते हैं क्लास इंटरवल। डिपेंड करेगा कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या हो रहा है। अगर लार्ज ऑब्जर्वेशन है देन क्लास इंटरवल यूज करना चाहिए। अगर ऑब्जर्वेशन स्मॉल है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स को ही इंडिविजुअली लिख सकते हैं, कोई इंटरवल का यूज करने का हमारा जरूरत नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो प्रेजेंटेशन हो गया विथ फ्रीक्वेंसी, एक एक तरफ पे एक कॉलम में फ्रीक्वेंसी और एक तरफ क्लास इंटरवल या वेरिएबल यूज करके जो हम लोग बनाते हैं, इसी को हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इन अदर, ठीक है। अब कितने तरह का फ्रीक्वेंसी होता है, देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरह का होता है वो तो अभी भी हम लोगों ने देख लिया। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखो दो तरह से हो रहा है, यहाँ पर लिख लेते हैं, दिस आर टू टाइप्स। दो तरह का होता है। पहला हो गया अनग्रुप्ड और, सिंपल,
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा हो गया ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक होता है अनग्रुप्ड और सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला। ठीक है, दूसरा होता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ये वाला। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि किस तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, देखो, हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट हमें फाइंड करना है रेंज। ठीक है, रेंज क्या होता है? रेंज का मतलब होता है लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। अब देखो, रेंज जो है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स में। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो है डेटा को मेजर करने के लिए रेंज का यूज किया जाता है। लेकिन फिलहाल देखो, रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब जैसे कभी कुछ खरीदने भी जाते हो तो बहुत से बार ऐसा होता है कि हमें दुकानदार ये पूछ लेता है आपका रेंज बताइए, मतलब मिनिमम से लेके मैक्सिमम हम लोग बताते हैं। ठीक है, मुझे मान लो मुझे 5,000 से लेके 10,000 के अंदर दिखा दीजिए। ठीक है, जो भी हम लोग, मान लो हम लोग लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं हमें लैपटॉप दिखा दीजिए 20,000 से लेके 50,000 के अंदर का। ठीक है, तो ये हमारा रेंज हो गया। मतलब अब वो जो है, जो सेलिंग पर्सन है, मतलब जो सेल्समैन है, वो हमें क्या करेंगे, 20 से लेके 21, 22 ये ऐसे करके 50 तक कोई भी लैपटॉप हमें दिखा सकते हैं। तो देखो, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, ये दोनों का जो डिफरेंस होता है, अब लार्जेस्ट आगे जाएगा ना, तो उसे हम लोग बोलेंगे रेंज। ठीक है, रेंज हो गया ये दोनों ऑब्जर्वेशन के अंदर का डिफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें रेंज फाइंड आउट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर्म नंबर ऑफ क्लासेस। ठीक है, हम लोग कितने क्लासेस मतलब इसमें प्रिपेयर करेंगे, जो हम लोग ऑब्जर्वेशन बनाएंगे उसमें कितने क्लासेस देंगे, अभी हम एग्जाम्पल से समझा देंगे। एक बार लिखो। ठीक है, जो पॉइंट अभी नहीं समझा रहे वो एग्जाम्पल से समझा देंगे। इन केस ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब पता है, अभी अभी मैंने तुम लोग को फिर से एक बार बताया, नंबर ऑफ आइसोलेटेड वैल्यू लेना है। ठीक है, और अगर कंटिन्यूअस वेरिएबल है, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। और ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? रेंज डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ रिक्वायर्ड। सारा चीजें समझा देंगे, क्लास लेंथ रिक्वायर्ड। अच्छा, नेक्स्ट लिखेंगे थर्ड पॉइंट में, प्रेजेंट क्लास और क्लास इंटरवल इन ए टेबल known as frequency distribution table. Fourth, apply tally marks or stroke against occurrence of a particular value
इन ए क्लास और क्लास इंटरवल। काउंट स्ट्रोक टू ऑब्टेन frequency of each class और क्लास इंटरवल। ठीक है, ये पूरा चीजें समझाते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, ये वाला बंद कर देते, इसका तो हो गया। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल, ये वाला, ये वाले एग्जाम्पल के साथ हम लोग ये पॉइंट को सीखेंगे। देखो यहाँ पर क्या बोला है, फॉलोइंग आर द वेट्स इन केजीज ऑफ 36 बीबीए स्टूडेंट ऑफ सेंट जेवियर्स कॉलेज। तो सेंट जेवियर्स कॉलेज में बीबीए सेक्टर में 36 स्टूडेंट है, उनका वेट का यहाँ पर डिटेल्स दे रखा है। तो ये कैसे कैलकुलेट किया होगा, इन्होंने ऑब्जर्व करके कैलकुलेट किया होगा। क्योंकि देखो स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले क्या किया जाएगा, डेटा कलेक्ट किया जाएगा। अब ये डेटा कलेक्ट कैसे किया जाता है, दो तरह से, प्राइमरी सेकेंडरी होता है। ठीक है, हम एक बार इससे पूरा स्टोरी ही बता देते हैं। तो अगर ये हम लोगों ने डायरेक्ट कलेक्ट किया है तो थ्रू इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट किया है। ठीक है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, कि हम लोग जब डेटा कलेक्ट करते हैं हम लोग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू से भी कर सकते हैं, जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है। टाइम टेकिंग जरूर होता है लेकिन सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को यूज करके डेटा कलेक्ट किया होगा। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद क्या बोल रहा है, अब डेटा तो कलेक्ट कर लिया है, अब हमें इसे एनालिसिस करना है। ठीक है, एनालिसिस करना है, ये ऑब्जर्वेशन मेथड से हम लोगों ने ले लिया है। अब एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करके हम लोग कुछ रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो हमें क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी अभी पढ़ा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टैबुलर फॉर्मेट में हम लोग प्रिपेयर करते हैं। ये देखो अभी तो हम लोगों ने पढ़ा ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम लोग पर्टिकुलर हमारे जो ऑब्जर्वेशन है उसको हम लोग टैबुलर फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हैं, जहां पर एक कॉलम वेरिएबल्स या क्लास इंटरवल को बताएगा डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर बहुत ज्यादा है देन क्लास इंटरवल, कम है तो वेरिएबल्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और इसके साथ हम लोग फ्रीक्वेंसी को यूज करेंगे। तो वही चीज देखो यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, जिसमें कंटेंट क्या रहेगा, वेट का रहेगा। और क्लास लेंथ क्या लेना है, क्लास लेंथ लेना है हमें 5। क्लास लेंथ का मतलब देखो, अभी आगे जाके इसका डेफिनेशन लिखवा देंगे, फिलहाल एक बार क्लास लेंथ यहां से समझा देते हैं। ये देखो 0 से लेके 10, ठीक है, 0 से लेके 10, ये जो मिडिल का गैप है, इसके मिडिल में कितना डेटा आ रहा है, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9, ठीक है, 10 लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा। 0 से 10 मतलब अप टू 10 तक है, 0 से 10 मतलब अप टू 10 होता है। तो ये, तो इसमें लेंथ कितना हो गया, 9। यहाँ पर भी लेंथ 9 होगा, यहाँ पर भी 9 9 9, ठीक है। तो ये हो गया लेंथ जो है ये 9 हो जाता है। ठीक है, लेंथ 9 हो गया। अब इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ। अब यहाँ पर लेंथ कितना लेना है ये हमें बता दिया है, मतलब हम लोग जो क्लास इंटरवल बनाएंगे उसमें लेंथ कितना रहेगा, 5 का रहेगा, ये हमें बता दिया है। अब हम लोग को जो फ्रीक्वेंसी टेबल है वो प्रिपेयर करना है। अब मैंने अभी तक जो लिखवाया देखो, सबसे पहले हमें रेंज फाइंड आउट करना है। तो तुम लोग मुझे बताओ कि इसमें रेंज क्या है, ये प्रोसेस है फाइंड आउट करने का, फाइंड रेंज। तो रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो इसमें लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट तुम लोग ही बता दो, मुझे दिख तो रहा होगा स्क्रीन पे, मुझे बताओ कि कितना कितना मुझे लिखना चाहिए लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट में। बोलोगे, बोलो, बोलो। लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, मैंने कोई ज्यादा मेहनत वाला काम दिया ही नहीं है, बोलो। क्या हुआ, बोलो। नॉनी, श्रद्धा, सैनोन, बोलो लार्जेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है। इसमें से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं बता सकते हो, देख के, देख के ही तो बताना है तुम लोगों को, ऑब्जर्व करना है ना। बोलो लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है।
कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्या हुआ, तुम लोग हो या नहीं हो? हेलो। मैम हेलो। 44 यस मैम। হ্যাঁ বলো, লার্জেস্ট কোনটা স্মলেস্ট কোনটা বলো। Smallest 44 and largest 73. लार्जेस्ट 73। अच्छा, ठीक है, देख लेते एक बार। हाँ, मैंने तो जस्ट तुमने बता दिया, मैंने देख लिया। यहाँ से एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक है। तो कितना हो गया, रेंज कितना आ जाएगा, रेंज आ गया, माइनस कर लेते हैं, रेंज आ गया 29। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, हमें क्लास जो है, नंबर ऑफ क्लासेस कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। ठीक है। अब यहाँ पर बोला है डिस्क्रीट वेरिएबल करेंगे, नंबर ऑफ आइसोलेटेड वैल्यूज होगा। अगर कंटिन्यूअस वेरिएबल होगा तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो कंटिन्यूअस वेरिएबल का मतलब क्या होता है, ये जो किलो है, स्टूडेंट का वेट है, ये कंटिन्यूअस हो सकता है या डिस्क्रीट ही होगा। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था ना, जैसे मान लो 60 से लेकर अगर 65 वेट मेजर कर रहे हैं, क्या इसमें कुछ भी रैंडमली आ सकता है, लाइक 60.5, 61.7, ये भी आ सकता है। तो अगर ये आता है तो इसे हम लोग कंटिन्यूअस वेरिएबल बोलते हैं। और अगर 60 से लेके 65 के अंदर 60, 61, 62, 63, 64 के अलावा और कुछ नहीं आएगा, देन हम लोग उसे बोलते हैं आइसोलेटेड वैल्यूज, मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता है। लेकिन कंटिन्यूअस मतलब इस रेंज में कोई भी वैल्यूज आ सकता है। तो वेट कैसा होता है, क्या वेट ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा ही होगा, मुझे इतना बता दो। वेट क्या होगा, ये क्या होता है, ये डिस्क्रीट वेरिएबल। और ये क्या हो गया, ये हो गया, सॉरी ये हो गया कंटिन्यूअस वेरिएबल, और ये हो गया डिस्क्रीट। मुझे बोलो कौन सा आंसर होगा। वेट किस नेचर का है, वो मतलब कंटिन्यूअस नेचर का होगा या डिस्क्रीट नेचर का होगा, बोलो। बोलो ना, गलत होने से होगा, और गलत डिस्क्रीट होगा। नेचर। हाँ, डिस्क्रीट नेचर का, सॉरी मैंने हाँ बोल दिया। डिस्क्रीट नेचर का होने से क्या होगा, एक बार देखो, डिस्क्रीट नेचर का होने से 60 से 65 है तो वेट 60, 61, 62, 63, 64 ऐसा ही होगा, इसके बीच में कुछ नहीं होगा। लेकिन सोचो ना, अगर रेंज ये है, क्या किसी का वेट 60.500 नहीं हो सकता है, 60 किलो 500 ग्राम नहीं हो सकता है। एक बार सोचो, ये कैसा होगा, कंटिन्यूअस फॉर्मेट में होगा कि डिस्क्रीट फॉर्मेट में होगा। यहाँ पर लेकिन कंटिन्यूअस का मतलब रैंडमली कुछ भी आ सकता है 60 से 65 के अंदर। लेकिन अगर मैंने बोला कि जो है पेटल्स ऑफ फ्लावर, ठीक है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, या फिर कोई एक टीम में कितने बैट्समैन हैं, 0 से लेकर 10 बैट्समैन है, इसका मतलब 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा हो सकता है, 3.5 बैट्समैन तो नहीं हो सकता है ना। तो इस हिसाब से हमें समझना है। तो मुझे बोलो कि अगर वेट है तो क्या वेट में ये पॉइंट वाला डेटा आ सकता है कि नहीं आ सकता है, क्या वेट पॉइंट को कवर करेगा कि नहीं करेगा। या फिर 60 से लेकर 65 मतलब वेट किसी का 61 ही होना चाहिए, या तो 62, या तो 63, या तो 64, या फिर कुछ और भी हो सकता है इस रेंज के अंदर, ऑब्वियसली इस रेंज के अंदर कौन सा होगा, ये या ये, इतना बता दो फिर हम बताते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होगा। क्या ऐसा होना मैंडेटरी है या ऐसा भी हो सकता है, 60, किसी का 61.700 ग्राम हो गया, ठीक है, किसी का मान लो 60.002 ग्राम भी हो सकता है, क्या बड़ा बात है। ठीक है, वो तो वेट मशीन दिखा देगा ना हमें कितना है, वेट मशीन एग्जैक्टली थोड़ी ना दिखाता है, वो तो फ्रैक्शन भी दिखाता है, जितना ग्राम है वो भी दिखा देता है। तो मुझे ये बोलो कि हम लोग का वेट जो है वो कौन से नेचर का है, दिस वन या दिस वन, ए और बी, ऑप्शन दे दिया, ए नेचर का है कि बी नेचर का है, वेट जो है वो कौन से नेचर का होगा। ए। ए नेचर का, ठीक है। अगर ये ए नेचर का है तो ये कंटिन्यूअसली आ रहा है तो इसे कंटिन्यूअस बोलते हैं, ठीक है, ये कंटिन्यूअस वेरिएबल बोलते हैं। और ये डिस्क्रीट है, ठीक है, ये डिस्क्रीट है, ये देखो मैंने लिखा हुआ है, अभी भी लिखा है तब भी लिखा है, ये देखो। कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है इन केस ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल क्लास इंटरवल यूज होता है। अगर आइसोलेटेड होता है, सॉरी डिस्क्रीट होता है तो आइसोलेटेड वैल्यूज यूज होता है, मतलब इंडिविजुअल वैल्यूज यूज कर सकते हैं क्योंकि कम होता है उसमें, कम, ठीक है, रैंडमली कुछ भी नहीं आ जाता है। तो क्लास इंटरवल हमें
हमें कैलकुलेट करना है। क्लास इंटरवल कैसे कैलकुलेट करेंगे? रेंज बाय क्लास लेंथ, ठीक है। तो रेंज बाय क्लास लेंथ, नाउ रेंज हमें पता है 29, क्लास लेंथ हमें बता दिया है 5, तो 29/5 कितना हो जाएगा? बोलो 29/5 डिवाइड करके बोलो कितना होगा। इससे हमें क्या निकल के आ जाएगा? क्लास इंटरवल। बोलो कितना होता है 29/5? 5.8। मतलब अप्रोक्सीमेटली 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन को दिखाते हैं सॉल्व करके। स्टेप 1 हमें क्या करना है? रेंज कैलकुलेट करना है। रेंज कैलकुलेट करना कोई उतना मतलब प्रॉब्लमेटिक नहीं है। जो तुम लोग आंसर नहीं दे रहे थे, मुझे इतना सोच सोच के दे रहे थे, अरे गलत होगा तो बोलो ना, कम से कम मुझे पता तो चलेगा कि तुम लोग गलत क्यों बोल रहे हो, ठीक है। जो भी हो तो बोलो, जब हम पूछ रहे हैं तो आंसर करो। 73 माइनस सबसे शॉर्टेस्ट वाला वैल्यू हो गया था 45 था, यहाँ से एक बार 44 था, ठीक है, 44 था। और यहाँ पर आ गया था आंसर 29। अब ये केजी इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो केजी वाला ही डेटा है। अब स्टेप 2 में हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा फर्स्ट कि जो हम लोगों को डेटा हम लोगों ने कलेक्ट किया है रिगार्डिंग वेट, तो ये वेट कौन से नेचर का है? ये जो वेट है ये कौन से नेचर का है? ये डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस वेरिएबल है? तो ये कंटिन्यूअस है। अगर कंटिन्यूअस है तो इसमें क्लास लेंथ, सॉरी क्लास इंटरवल जो है, ये देखो, अगर क्लास इंटरवल है, कंटिन्यूअस वेरिएबल है, क्लास इंटरवल कैसे कैलकुलेट होगा? तो क्लास इंटरवल इस तरह से कैलकुलेट होगा, रेंज बाय क्लास लेंथ, ठीक है। रेंज 29, क्लास लेंथ हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। नहीं होगा तो क्या करेंगे वो बाद में सीखेंगे, एक एक चीज सीख लेते। 5.5 हो गया, ठीक है। 5.5, 5 ना कितना बोला तुम लोगों ने? 5.8 शायद ना। हाँ, तो यहाँ पर लिख देते हैं 6 अप्रोक्स। हम लोग ना पॉइंट में नहीं लेंगे, पॉइंट को जो है राउंड ऑफ कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया स्टेप 2। नाउ स्टेप 3 में क्या बोला है? प्रेजेंट क्लास और क्लास इंटरवल इन ए टेबल नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब हमें इसे प्रेजेंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्लास इंटरवल, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। अब क्लास इंटरवल कहाँ से स्टार्ट होगा? ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई, अच्छा टैली मार्क्स ये सब बोला है, ठीक है। तो क्लास इंटरवल हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये देखो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल हम लोगों ने इस तरह से अप्रोक्सीमेटली 6 ऐसे कैलकुलेट कर लिया। अब ये जो है टेबल फॉर्मेट में ऐसे वेट इन केजी ये लिख लेते हैं। देखो इसका सही प्रेजेंटेशन यहाँ पर हो जाएगा, वेट ऐसे नाम भी लिख लेंगे, वेट ब्रैकेट में लिख लो इन केजी। वेट का क्लास इंटरवल कैलकुलेट कर रहे हैं। और एफ हो गया फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किस चीज का है? नंबर ऑफ स्टूडेंट का, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट का, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे? जो सबसे स्मॉलेस्ट है उससे स्टार्ट करेंगे। क्लास इंटरवल का सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 44। उसके बाद क्लास लेंथ कितना लेना है? 5 लेना है। 44 के बाद 44 से काउंट करो, 44, 45, 46, 47, 48। तो नेक्स्ट डेटा क्या हो जाएगा? देखो, अगर 5 का गैप रखना है, क्लास लेंथ मतलब गैप 5 का रखना है। ये देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ये देखो 44, ठीक है, 44, 45, 46, 47, 48, ये लेंथ देखो कितने का बन गया? 1, यहां से स्टार्ट हुआ 1 2 3, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 गैप तक हमें लेना है, लेंथ 5 लेना है, तो 5 नंबर वेरिएबल पे हमें रुक जाना है। 44 से काउंट करेंगे। कहां से स्टार्ट किया? जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर दिखा रहे थे, तो मैंने 0 से स्टार्ट किया क्योंकि किसी स्टूडेंट को 0 भी मिल सकता है। मिनिमम क्या मिल सकता है? 0। मैक्सिमम क्या मिल सकता है? 100, इसीलिए मैंने 0 से स्टार्ट किया था। यहाँ पर मिनिमम जो वेट है वो है 44, और लेंथ हमें 5 लेने बोला है, तो 44, देन 45, 46, 47, 48 पे जाके हमें रुक जाना है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं 49। 49 से लेके 5 तक चलेंगे, तो 49, 50, 51, 52, 53 हो जाएगा। ये देखो 53 हो गया। अब इसके बाद 54, ठीक है, 54, 54, 55, 56, 57, 58 हो जाएगा, ठीक है। 58 चेक कर लेते हैं, 58, हाँ। फिर 59 से लेके 5 तक काउंट करो। 50 क्यों 5 कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द क्लास लेंथ, और कुछ नहीं। 59, 60, 61, 62, 63, ठीक है। फिर 64 से लेके काउंट करो 5, 64, 65, 66, 67, 68, ठीक है। फिर 69 से लेके 69, 70, 71, 72, 73, और हम लोग का जो हाईएस्ट था
वो 73 था, तो यहाँ पर हम लोग इसे स्टॉप कर देंगे। देखो यहाँ पर स्टॉप कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें ढूंढना है कि ऐसे कितने सारे स्टूडेंट हैं जिनका वेट 44 से लेके 48। अब देखो कुछ छूटेगा नहीं, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने मिनिमम से ही स्टार्ट किया और मैक्सिमम पे जाके रोक दिया। अब यहाँ पर देखो ये टेबल तो हम लोग बना रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, टैली मार्क्स या फिर स्ट्रोक यूज करना है अगेंस्ट ऑकरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर वैल्यू इन ए क्लास और क्लास इंटरवल। ठीक है, ये क्लास इंटरवल में हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, स्ट्रोक्स या टैली मार्क्स बोलते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं टैली मार्क। अब इसको कैसे चेक किया जाता है, देखो पता होगा शायद तुम लोगों को। इसको कैसे चेक करते हैं, 44 से लेके 48 के अंदर कितने जन है, देखो कितना वेट है, देखते हैं 44 से लेके 48। तो देखो ये है 70 से 70 73 49। देखो ये 70 कहाँ पर आएगा, हम लोग एक एक चीज को लिखते जाते ताकि कुछ ना छूटे। जैसे फर्स्ट 70, 70 कौन से क्लास इंटरवल में आएगा ये बता दो। 70 कौन से क्लास इंटरवल में आएगा ये बताओ। 70 कौन से क्लास इंटरवल में आएगा, पहला वेट 70 है। 70 किलो कौन से क्लास इंटरवल में आएगा, 44 से 48, 49 से 53, 54 से 58, 59 से 63, 64 से 68 या फिर 69 से 73, बताओ। बोलो ना, ये तो बच्चों वाला चीज पूछ रहे हैं। 69 से 73। आ गया यहाँ पर 70। आप फटाफट बताते जाओ। 73 कहाँ पर आएगा, इसके लिए एक लाइन, ठीक है। 73 कहाँ पर आएगा, यहीं पर आ इसी जाएगा, इसी में आ जाएगा। अच्छा 49, 49 कहाँ पर आएगा, सेकंड वाले में, सेकंड वाले में 49 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद 61, दो बार 61 है, 61 कहाँ पर आएगा, इसमें है ना। 59 से 63 में 61, फिर एक बार 61, तो दो लाइन लगा देंगे, ठीक है। 47, 57, 47 कहाँ पर आ जाएगा, ये रहा। 57 कहाँ पर आ जाएगा, ये रहा, ठीक है। अच्छा 57, 50, 59, 50 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। 59 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 59, 59 फिर 59, 68, 45, 59, 68, 68 मतलब यहाँ पर, 45 मतलब यहाँ पर, ठीक है। 45 मतलब यहाँ पर। अच्छा फिर 59, 68, 40, 55, 65, फिर आ गया 55, 55 और 65, 65 मतलब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 65। अच्छा 68, 56, 68 मतलब ये वाला, ठीक है। 56 देख लेते, 56 ही था। 68 के बाद 56, 68, अच्छा 56 ये वाला। 68 मतलब ये वाला, ठीक है। फिर से 68। अच्छा 55 और 70 दो बार, 55, 55 मतलब ये वाला। और 70, 70 दो बार है, यहाँ पर लिख दिया 70 दो बार। अच्छा 57, 44, 57, 57 इसमें आ जाएगा। अब देखो चार के बाद 1 2 3 4 स्ट्रोक्स के बाद फिफ्थ नंबर स्ट्रोक ऐसे नहीं दिया जाता है। फिफ्थ को देने के लिए ऐसे करेंगे, फिर 1 2 3 4 से स्टार्ट होगा। ये जस्ट इसीलिए किया जाता है क्योंकि अगर ऐसे 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 कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है ना, तो ये इजी एक्सेस नहीं होता है। इसीलिए इस मोड से इसको हटा दिया, मतलब ऐसे नहीं किया जाएगा इसी वजह से, बस और कोई रीजन नहीं है। बहुत से लोगों को लगता है ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका और कोई रीजन नहीं है। इसका लॉजिक इसीलिए किया गया था बिकॉज अगर लगातार ऐसा लाइन रहे तो हमें कैलकुलेट करने में बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, इसीलिए ऐसा होगा। अरे हम तो भूल ही गए कौन सा वाला, हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे। आई थिंक ये 70 70 हो गया, 57 शायद हम लोग कर रहे थे। 57, 57 भी हो गया होगा। 57, 44, 69, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक मैंने देख लिया था, इसके बाद ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 मतलब 57। 57 को प्लॉट करना था, 57 का स्ट्रोक 57 मतलब यहाँ पर आ जाएगा, तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। 57। अच्छा 57 के बाद 44, 69, 44, 69 मतलब ये वाला यहाँ पर हो गया। 44, 69, 73, 64, 73, 73, 64, 73, 64, 49, 63, 49, 63, 63 ये वाला। 49, 63 हो गया। 65, 70, 65, 65
70, 65, 62, 64, 73, 62, 64, 73, 67, 60, 50, 67, 60, 50, ये हो गया। ठीक है, देख लेते हैं एक बार सही सही हुआ कि नहीं, काउंट करके देख लेते हैं। यहाँ पर पहला, अच्छा इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी ऐसे करेंगे, ये हो गया 3, ये हो गया 4, इसका मतलब हो गया 5, इसका मतलब 5 और 2 मतलब 5, ये पूरा 5 और ये 2 7, 5 और ये 4 9, 5 और ये 3 8, चेक करते हैं 3 4 5 7 9 8, 3 4 5 7 9 8 हो गया। अब इसका टोटल, यहाँ पर जगह नहीं हो रहा है, यहाँ ऐसे कर देते टोटल। ठीक है, इसका टोटल कैलकुलेट कर लेंगे। 4 + 3 7, 7 एंड 7 14, 14 और 5 ये हो गया 19, 19 और 9, 19 और 9 हो जाता है 28, 28 और 8 36, 28 और 8 हो गया 36। तो टोटल फ्रीक्वेंसी 36, और देखो 36 स्टूडेंट का ही हमें दे रखा था वेट का डेटा, तो बन गया फ्रीक्वेंसी टेबल। तो इस तरह से बनेगा। ठीक है, इस तरह से बनेगा। देखो तुम लोग को वहां प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जब तक एक प्रैक्टिकल नहीं समझ में आता है तो इसके रिलेटेड एमसीक्यू नहीं कर पाओगे। यहाँ कितना टर्म हमें पता चला, लाइक रेंज, क्लास इंटरवल, क्लास लेंथ जो गिवन था। अभी तक लेंथ का हम लोगों ने डिटेल्स नहीं देखा, बट इतना तो समझ में आ रहा है लेंथ मतलब क्या, यहाँ से यहाँ कितने डेटा जो है कंटेंट हो रहा है, एक एक क्लास इंटरवल में कितना डेटा है, ये जो गैप है इसी को हम लोग बोलते हैं क्लास लेंथ। ठीक है, और नॉर्मली एक ही जैसा होता है, इसको बोलते हैं क्लास लेंथ। क्लास इंटरवल का मतलब है 48 के बाद कितना आ रहा है, मतलब ये गैप, इनके अंदर का गैप और इनके अंदर का गैप लेंथ हो गया। ठीक है, और क्लास इंटरवल मतलब इसके बाद ब्रेक, यहाँ पर ब्रेक होके ये, फिर यहाँ पर ब्रेक होके ये आ रहा है। ठीक है, तो स्ट्रोक पता चला, टैली मार्क्स पता चला, फ्रीक्वेंसी पता चला। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अप्लाई टैली मार्क्स और स्ट्रोक अगेंस्ट ऑकरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर वैल्यू इन ए क्लास और क्लास इंटरवल, काउंट स्ट्रोक टू ऑब्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास और क्लास इंटरवल। हम लोग स्ट्रोक को काउंट कर सकते हैं। तो ये हो गया 36, बस इतना ही था और कुछ नहीं। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है, जैसे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, ओवरलैपिंग क्या होता है, तो यहाँ पर लिखो इंपॉर्टेंट टर्म। तो देखो फर्स्ट यहाँ पर लिखेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन और ओवरलैपिंग क्लासिफिकेशन। ये क्या होता है देखो, पहले लिखवा देते हैं, हम पूछेंगे तुम लोगों से। ठीक है, दिस इज यूजुअली एप्लीकेबल फॉर कंटिन्यूअस वेरिएबल। यूजुअली, लेकिन ये ऐसा नहीं कि फिक्स्ड सिर्फ कंटिन्यूअस के लिए यूज होता है, नॉर्मली कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए यूज होता है। एन ऑब्जर्वेशन एज अपर क्लास limit is excluded from the class interval and taken in the class where it is lower class limit। अब ये नया टर्म आया है क्लास लिमिट, समझेंगे पूरे डेफिनेशन को ही समझेंगे, पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। इन द बिलो क्लास इंटरवल where will the observation 20 फॉल। ठीक है, अभी हम तुम लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे तो प्लीज मुझे आंसर दो। ठीक है, जैसे क्लास ले लिया मैंने 10 to 20, फिर 20
टू 30, फिर ले लिया मैंने 30 टू 40, ठीक है। क्लास वेयर 20 विल फॉल। तो मुझे तुम लोगों से आंसर बस इतना चाहिए। मैंने यहाँ पर देखो एक क्लास इंटरवल बनाया है, ठीक है। ये इंटरवल मैंने लिखा नहीं है, सिर्फ क्लास लिख दिया, एक ही बात होता है। ये क्लास इंटरवल बनाया 0 से 10, 0 से 10 बोल रहा है, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40। मुझे ये बोलो कि 20 जो डेटा है, 10 टू 20 का मतलब क्या क्या डेटा है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नॉर्मली, ठीक है। तो मुझे ये बताओ 20 कौन से क्लास के अंदर फॉल करेगा, 20 ये तीन में से कौन से क्लास में फॉल करेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? सेकंड में। सेकंड में, करेक्ट। देखो थर्ड वाले में तो हो ही नहीं सकता है, 30 टू 40 कभी भी 20 को कवर नहीं करेगा। लेकिन मुझे ये बताओ 10 टू 20 में भी तो 20 था, और 20 टू 30 में भी 20 था, फिर इसी में क्यों आएगा, है ना? इसमें नहीं आएगा, सही आंसर है इसी में ही क्यों आ रहा है, ठीक है। ये इसी में क्यों आ रहा है ये बता सकते हो? क्योंकि इसी में पूरा डेफिनेशन है कि इसमें क्यों आ रहा है, उसी वजह से इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और ओवरलैपिंग, इसी वजह से ही बोला जाता है। अच्छा देखो ये चीज हम बता देते क्यों ऐसा होता है। ये देखो यहाँ पर डेफिनेशन क्या दिया है, हम लोग पढ़ रहे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन और ओवरलैपिंग। क्या ये ओवरलैप्ड है? देखो 10 10 टू 20, देन अगेन 20 टू 30, क्या ये ओवरलैप है ना? ये ओवरलैप है। यहाँ पर 30 से 30, है ना? इसके पहले वाला जो हम लोग अभी एक एग्जांपल किए थे, देखो ये ओवरलैपिंग है कि नहीं है? मुझे ये बताओ क्या ये क्लास इंटरवल ओवरलैप्ड है कि ओवरलैप्ड नहीं है? ये वाला क्या ये ओवरलैप्ड है? नहीं है। नहीं है। अभी हम लोगों ने वही सीखा ना, कौन सा ओवरलैप है कौन सा नहीं है, अभी इतना ही सीखा। अब देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो ओवरलैपिंग है उसका और एक नाम क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। अब इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों बोलते हैं, देखो दिस इज यूजुअली एप्लीकेबल फॉर कंटिन्यूअस वेरिएबल। नॉर्मली कंटिन्यूअस वेरिएबल नेचर का जो डेटा होता है उसके लिए एप्लीकेबल होता है नॉर्मली। एंड ऑब्जर्वेशन एज अपर क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट मतलब ये वाला 20 जो है इसे बोलते हैं अपर क्लास लिमिट, और 10 जो है इसे हम लोग बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट, ठीक है। हर एक क्लास का लिमिट होता है, क्लास इंटरवल, ठीक है। ये तीनों क्लास इंटरवल है, तीनों का लिमिट है, एक सबसे कम और एक सबसे ज्यादा। तो ये देखो इस क्लास में ये सबसे कम है 20, तो ये लोअर क्लास लिमिट है, और ये क्या हो गया, अपर क्लास लिमिट, ठीक है। इसका भी डेफिनेशन बोल देंगे, लेकिन ये अभी यहाँ से भी तो हम लोग आराम से समझ सकते हैं कि कोई भी एक क्लास इंटरवल में जो कम वैल्यू से स्टार्ट होता है लोअर क्लास लिमिट, जो ज्यादा वैल्यू वो अपर क्लास लिमिट, ठीक है। तो एन ऑब्जर्वेशन एज अपर क्लास लिमिट इज एक्सक्लूडेड, अगर कोई एक ऑब्जर्वेशन जो एज ए अपर क्लास लिमिट इंक्लूडेड है किसी क्लास इंटरवल में, क्योंकि 20 क्लास इंटरवल में ये जो पहला क्लास इंटरवल है उसमें एज अ अपर क्लास लिमिट इंक्लूडेड है, ठीक है। 20 अपर क्लास लिमिट है इस इंटरवल का, तो वही बोल रहा है अगर कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन है दैट इज यहाँ पर 20, ये यहाँ पर एग्जाम्पल में ये ऑब्जर्वेशन कौन हो गया 20, ठीक है। ये अपर क्लास लिमिट के तौर पे भी 20 है, ये एक्सक्लूड करना पड़ेगा फ्रॉम द क्लास इंटरवल, उस क्लास इंटरवल से हम लोग उसे एक्सक्लूड कर देंगे। टेकन इन द क्लास वेयर इट इज लोअर क्लास लिमिट, हमेशा उस क्लास में लेंगे जिसमें ये लोअर क्लास लिमिट के तौर पे रहेगा, यानी कि ये वाला यहाँ पर 20 लोअर क्लास लिमिट है। लेकिन ये किस कौन से केस में एप्लीकेबल होगा, ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ ओवरलैपिंग, जिसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसको हम लोग एक्सक्लूड कर रहे हैं, ये वाले डेटा को एक्सक्लूड कर रहे हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दो तरह से याद कर सकते हो, ऐसा दिखेगा तो ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग मतलब ही ये वाला यहाँ पर इंक्लूड नहीं होके इसमें आ जाएगा, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूडेड फॉर्म में है, दैट्स वाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। ये हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे म्यूचुअली इंक्लूसिव, देखो क्या होता है म्यूचुअली इंक्लूसिव। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन ओवरलैपिंग, ये ओवरलैप्ड नहीं होगा। ठीक है, ये क्या हो गया, दिस इज यूजुअली एप्लीकेबल
टू डिस्क्रीट वेरिएबल। देखो ये सब पॉइंट लेकिन एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये यूजुअली एप्लीकेबल फॉर कंटिन्यूअस वेरिएबल, अब ये एमसीक्यू में आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि डिस्क्रीट में नहीं होगा, यूजुअली जो है वो कंटिन्यूअस के लिए ज्यादा यूज होता है। और दिस इज यूजुअली एप्लीकेबल टू डिस्क्रीट वेरिएबल। all observations including upper class limit or lower class limit will be taken in the same class interval as there is no confusion। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा, नॉन ओवरलैपिंग। जैसे कि एक एग्जांपल देख लो, क्लास इंटरवल, सिर्फ क्लास लिखने से भी चलता है। क्लास इंटरवल 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, ठीक है। अब यहाँ पर क्लास वेयर 20 विल फॉल, मुझे ये बताओ 20 कहाँ पर आएगा, बोलो 20 कहाँ पर आएगा। ये नॉन ओवरलैपिंग है, ये देखो ओवरलैप नहीं हुआ, 90 के बाद 20 आ गया, ये ओवरलैप नहीं हुआ। मुझे ये बताओ कि यहाँ पर 20 कहाँ लेना पड़ेगा, यहाँ पर तो नहीं आएगा, ये तो कंफर्म है। 30 से 39 तो 20 को वैसे ही कंटेन नहीं करता, ये दोनों में से बोलो कहाँ पर 20 आएगा। सेकेंड वाले में। हाँ सेकंड वाले में आएगा, ठीक है, इसमें नहीं आएगा। क्यों, देखो इसका ये है म्यूचुअली इंक्लूसिव है, ठीक है, मतलब नॉन ओवरलैपिंग, ओवरलैप नहीं हुआ है। वो कैसे पता चलेगा, ये ऐसे देख के पता चलेगा ओवरलैप नहीं हुआ है। और अगर ओवरलैप नहीं होता है तो जो अपर, ये क्या है, लोअर क्लास लिमिट है इस क्लास का, ये क्या है, अपर क्लास लिमिट है, ठीक है। नॉर्मली हम लोगों ने इसके आगे वाले में क्या देखा था, जो अपर क्लास लिमिट है वो नेक्स्ट जहां पर लोअर क्लास लिमिट के तौर पे है वहां पर लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। 10 और 19 अगर किसी क्लास इंटरवल का अपर और लोअर क्लास लिमिट है तो वो उसी में सारा डेटा इंक्लूडेड होगा। मतलब इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है पता है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 एंड 19, ठीक है, ये इंक्लूडेड पूरा का पूरा है। देखो, this is usually applicable for discrete variable, all observation including upper class limit and lower class limit will be taken in the same class interval as there is no confusion। तो मुझे ये बताओ, ये कौन सा था, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था कि इंक्लूसिव था, मतलब नॉन ओवरलैपिंग है कि ओवरलैपिंग है, ये बताओ, बोलो ये क्या था। पॉइंट वन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या फिर जिसको बोलते हैं ओवरलैपिंग, और म्यूचुअली इंक्लूसिव या फिर नॉन ओवरलैपिंग, बोलो वन या टू, ये कौन सा था, ऑप्शन वन या टू कौन सा था ये। ओवरलैपिंग है कि नहीं वो तो देख के बता ही सकते हो, चेक करके बोलो टू। ओवरलैपिंग है। टू, ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग है ना। तो यहाँ पर जब मैंने काउंट किया था तब तो मैंने ये नहीं बताया था, लेकिन अभी बताते हैं। अगर इसको घर पे प्रैक्टिस करो तो मुझे ये बताओ, ये 48 अगर आया किसी का वेट तो उसको हम लोगों ने कहाँ लिया होगा, यहाँ पर लिया होगा कि यहाँ पर लिया होगा, बताओ। अगर किसी का वेट 48 आया था तो हम लोगों ने कहाँ पर लिया होगा उसको, 48 आया होगा तो हम लोगों ने कहाँ लिया होगा। अगर ये तो नॉन ओवरलैपिंग है, सपोज अगर 48 आया देन हम लोगों ने कहाँ लिया होगा, 44 to 48 में। इसी में लिया होगा, ठीक है। ये हो गया, देखो इसी को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली इंक्लूसिव, ठीक है, जो इंक्लूडेड हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट टर्म हम लोग पढ़ेंगे क्लास लिमिट। अभी बता रहे थे ना अपर क्लास लोअर क्लास, तो इसीलिए देखो क्लास लिमिट फॉर ए क्लास इंटरवल। अगर कोई एक क्लास इंटरवल है, ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 क्लास इंटरवल है, क्लास लिमिट इज द मिनिमम and maximum value the class interval may contain।
देखो, हर एक क्लास इंटरवल में एक मिनिमम वैल्यू और एक मैक्सिमम वैल्यू होता है, और उसी के थ्रू से हम लोग क्लास इंटरवल को डिजाइन कर पाते हैं, डिफाइन कर पाते हैं, ठीक है। मिनिमम जो वैल्यू होता है कोई भी क्लास इंटरवल का, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट। मिनिमम इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट, ठीक है, लोअर क्लास लिमिट, या फिर लोअर क्लास इंटरवल भी बोल सकते हैं, ठीक है, लोअर क्लास लिमिट और इंटरवल, ये भी बोल सकते हैं। एंड जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, एंड मैक्सिमम इक्वल टू अपर क्लास लिमिट और इंटरवल, ठीक है। एक एग्जांपल बताओ, फिर से तुम लोग को बताना है, ठीक है। एक एग्जांपल लिया है, क्लास मैंने डिफाइन किया 10 टू 19, 19 टू, नहीं 19 नहीं करते, करते 20 टू 29 और 30 टू 39। मुझे बोलो ये किस तरह का क्लास टाइप है? मतलब क्लास टाइप तो दो तरह का होता है, म्यूचुअली इंक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या फिर ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग, जो भी बोलो। दोनों टर्म ही पता होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में कौन सा टर्म आएगा वो तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है। कोई भी टर्म दे सकता है क्योंकि दोनों यूज में है। तो मुझे बोलो ये कैसा टाइप ऑफ क्लास इंटरवल है? ये कैसा टाइप ऑफ क्लास इंटरवल है? बोलो, बोलो ना। एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव है। तुम लोग ओवरलैपिंग से याद रखो, ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव भी याद करवा देंगे। मुझे ये बताओ ओवरलैपिंग है कि नहीं है, ये बताओ। है। नॉन ओवरलैपिंग है ना? देखो नॉन ओवरलैपिंग है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? ये देखो, अगर ये भी 20 होता, ये भी 20 है, ये 19 है, ये भी 19 होता, तब तो ओवरलैपिंग होता। नॉन ओवरलैपिंग, अगर नॉन ओवरलैपिंग है तो ये 19 कहां पर जाएगा? अगर नॉन ओवरलैपिंग है तो 19 कहां पर जाएगा? उसी हिसाब से तो हम लोग एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव कैलकुलेट करते हैं ना। ये देखो, नॉन ओवरलैपिंग का मतलब म्यूचुअली क्या होता है? इंक्लूसिव होता है ना। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब होता है म्यूचुअली इंक्लूसिव। क्यों? क्योंकि ये 19 इसी में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। देखो ये 19 तक का है, ये 20 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। कंफ्यूजन तो यहाँ होता है 20 कहाँ ले, ठीक है। और इसीलिए एक्सक्लूड कर देते हैं कि अपर क्लास लिमिट को अब यहाँ पर नहीं इंक्लूड करके, जहां पर वो लोअर क्लास लिमिट के तौर पे है वहां लेना पड़ेगा। तो ये हो गया म्यूचुअली इंक्लूसिव, ठीक है। अच्छा, इसका लोअर क्लास लिमिट बताओ, इस क्लास का लोअर क्लास लिमिट बताओ, अपर क्लास लिमिट बताओ। बहुत ही सिंपल सा काम मैंने दिया है, टास्क दिया है, बोलो इसका लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट इसका। लोअर 10, अपर 19। उसके बाद बताते जाओ, बताते जाओ, तीनों बता दो। 20, 29। हाँ, 30, 30 39। ना, हो गया। अच्छा, अब फिर और एक एग्जाम्पल से पूछेंगे, देखो 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, बोलो क्लास टाइप क्या है? क्लास टाइप क्या है? कैसा क्लास टाइप है? ओवरलैपिंग एंड एक्सक्लूसिव। हाँ, ओवरलैपिंग और एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लोअर क्लास लिमिट 10, 20, ये सिंपल होता है, इतना टफ नहीं होता है। 20, 30, 30, 40 हो गया। तो अभी देखो हम लोगों ने क्या सीख लिया, क्लास लिमिट भी सीख लिया। अच्छा, अब हम लोग एक टर्म और सीखेंगे, दैट इज क्लास बाउंड्री। These are actual class limit of a class interval for
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और ओवरलैपिंग क्लास बाउंड्री इक्वल टू क्लास लिमिट लोअर क्लास लिमिट इक्वल टू लोअर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास लिमिट इक्वल टू अपर क्लास बाउंड्री। समझाते हैं क्या होता है। पॉइंट बी, फॉर म्यूचुअली इंक्लूसिव और नॉन ओवरलैपिंग मीट ऑफ द टू क्लास लिमिट्स, लोअर क्लास बाउंड्री इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट माइनस डी बाई टू, अपर क्लास बाउंड्री इक्वल टू अपर क्लास लिमिट प्लस डी बाई टू, और डी का मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस। अब किस चीज का डिफरेंस है वो भी समझा देते हैं। जैसे देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे, दोनों चीज क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर ले लिया क्लास 10 to 19, नहीं 19 नहीं, 20 to 29, 30 to 39। ठीक है, ये कैसा टाइप ऑफ क्लास लिमिट है? ये है नॉन ओवरलैपिंग यानी म्यूचुअली इंक्लूसिव। ठीक है, म्यूचुअली इंक्लूसिव एंड नॉन ओवरलैपिंग। ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग ये हो गया। इसमें लोअर क्लास लिमिट कितना है? 10। ठीक है, और अपर क्लास लिमिट कितना है? 19। इसमें 20, इसमें 29, इसमें 30, इसमें 39। तो ये तो मैंने पहले भी करवाया, तो मैम इसमें नया क्या है? नया क्या है देखो, यहाँ पर अब हम लोग अगर इसका क्लास बाउंड्री सोचते हैं, अब देखो क्या लिखा है, देयर आर एक्चुअल क्लास लिमिट ऑफ ए क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास बाउंड्री का मतलब होता है एक्चुअल क्लास लिमिट। कोई एक क्लास इंटरवल का एक्चुअल क्लास लिमिट को क्लास बाउंड्री बोला जाता है। अगर कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या ओवरलैपिंग है तो ये बनेगा। ठीक है, और हम लोग अभी जो एग्जांपल लिए है वो तो हम लोगों ने लिया है म्यूचुअली इंक्लूसिव का, तो वहां पर क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पर लोअर क्लास बाउंड्री कैलकुलेट करना पड़ेगा, अपर क्लास बाउंड्री कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी क्लास का क्लास बाउंड्री मतलब एक्चुअल क्लास लिमिट होता है। मतलब ये जो है ना, ये क्लास लिमिट एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल नहीं है, इसमें और भी मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे मॉडिफिकेशन होगा ये देखो, लोअर क्लास बाउंड्री इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट माइनस डी बाई टू, अपर क्लास बाउंड्री इक्वल टू अपर क्लास लिमिट प्लस डी बाई टू। तो लोअर क्लास बाउंड्री कैसे कैलकुलेट करेंगे? लोअर क्लास लिमिट माइनस डी बाई टू। ठीक है, कैसे होगा देखो, लोअर क्लास लिमिट कितना है यहाँ पर? अगर देखो लोअर क्लास लिमिट है 10 माइनस डी बाई टू करना पड़ेगा। तो अब ये डी क्या है? डी मतलब डिफरेंस। डिफरेंस किस चीज का है? डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। डिफरेंस किस चीज का हो जाएगा? क्लास, ऐसे लिखेंगे, लोअर क्लास लिमिट, सॉरी, अपर क्लास लिमिट ऑफ एनी क्लास माइनस लोअर क्लास, एक सेकेंड, लोअर क्लास लिमिट लिखना चाहिए था, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, माइनस अपर क्लास लिमिट ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। ठीक है, तो लोअर क्लास लिमिट ऑफ एनी क्लास, कोई भी क्लास का, यहाँ पर तीनों क्लास है। ठीक है, इसमें से कोई भी एक क्लास चूज करो, जैसे मैंने चूज कर लिया ये वाला, इसका हमें क्या लेना है? इसका हमें लेना है लोअर क्लास लिमिट। इसमें लोअर क्लास लिमिट कितना है? 20। माइनस करना है इसके प्रीसीडिंग क्लास का, इसके प्रीसीडिंग क्लास का अपर क्लास लिमिट, दैट इज 19। ठीक है, फिर से सुनो, हमें कैसे क्लास बाउंड्री कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर नॉन ओवरलैपिंग है
तो क्लास बाउंड्री कैलकुलेट अलग से करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर क्लास लिमिट इक्वल टू क्लास बाउंड्री नहीं होता है। ठीक है, क्लास लिमिट इक्वल टू क्लास बाउंड्री नहीं होता है। कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कोई भी लोअर क्लास लिमिट ले लो, जैसे इसका लोअर क्लास लिमिट हम लोग बनाना चाहते हैं एक्चुअली में, जिसको लोअर क्लास बाउंड्री बोलेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, लोअर क्लास लिमिट बनाना है तो 10 ले लो, माइनस डिफरेंस बाय 2 करना है। तो डिफरेंस सभी केसेस में एक ही जैसा होगा, चेक करके देख सकते हो। सपोज हम लोगों ने ये वाला ले लिया, तो इसमें अपर क्लास लिमिट कौन सा है 20, और जस्ट उसके प्रीसीडिंग वाले का, सॉरी लोअर क्लास लिमिट है 20, जस्ट उसके प्रीसीडिंग वाले का अपर क्लास लिमिट है 19, यानी डिफरेंस 1 हो गया। या फिर ये ले लो, इसमें सबसे लोअर क्लास लिमिट कौन सा है 30 इस क्लास का, जस्ट इसके प्रीसीडिंग वाले का अपर क्लास लिमिट कितना है 29, माइनस करो 1 आएगा। ठीक है, या फिर इसके साथ इसका कंपेयर हो सकता है। देखो अब देखो, क्योंकि जस्ट प्रीसीडिंग वाला लेना है तो इसका कंपेयर इसके साथ हो सकता है, इसका कंपेयर इसके साथ हो सकता है, बट इसका कंपेयर इसके साथ नहीं हो सकता, क्योंकि हमें जस्ट प्रीसीडिंग वाला लेना है। ठीक है, ये भी प्रीसीडिंग है लेकिन ये जस्ट प्रीसीडिंग नहीं है, इसके मिडिल में ये आ जाता है। ठीक है, अब अगर ये वाला लोगे तो इसके साथ कंपेयर हो जाएगा, ये वाला लोगे तो इसके साथ हो जाएगा। अब अगर सोचते हो कि इसको कंपेयर करना चाहते बट आगे कुछ है नहीं तो कंपेरेबल है नहीं। ठीक है, तो इस तरह से होगा, तो कैसे भी ले लो 1 ही आएगा। ठीक है, 1 ही आएगा, यानी डिफरेंस इस केस में आ गया 1, एंड d/2 करना पड़ेगा, तो d/2 प्लस होगा या माइनस होगा। तो इस केस में, ये पूरे केस में हमारा d/2 कितना आ गया 1/2, यानी 0.5। ठीक है, सीधा सा बात है 0.5 आ गया। ये सब तुम लोग कर चुके हो, बट मुझे नहीं पता कि क्यों होता है, लॉजिक के साथ किया है कि नहीं। तो 0.5 d/2 आ गया। अब लोअर क्लास लिमिट कितना है 10, 10 माइनस 0.5 कितना आ गया 9.5। इसमें 20 है तो 20 माइनस 0.5 19.5। इसमें कितना है 30, 30 माइनस 0.5 यानी 29.5। अपर क्लास बाउंड्री कैसे आएगा, अपर क्लास लिमिट प्लस d/2, d/2 हमें पता है, d/2 कितना आ गया है, d/2 आ गया है 0.5, है ना। तो 0.5 ऐड हो जाएगा तो 19 है, 19.5 20 9.5 39.5। ठीक है, ये हो गया। अब ये करने का जरूरत क्या होता है, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं 20 से 19, देन हम लोग बोल रहे हैं 20 से 29, तो यहाँ 90 से लेके 20 के अंदर का डेटा मिसिंग हो जाता है। मतलब जैसे 19.1 19.2 19.3 19.999 ये सब जो है ये गायब हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ खत्म कर दिया क्लास लिमिट, फिर यहाँ स्टार्ट कर दिया, इसीलिए ये एक्चुअल क्लास लिमिट नहीं होता है। हम लोग इसको एक्चुअल क्लास लिमिट में ट्रांसफर करते हैं। कैसे करते हैं वो मैंने बता दिया, डिफरेंसेस को यूज किया जाता है, डिफरेंसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी बता दिया, और ये बन गया। तो ये बन गया हम लोग का एक्चुअल क्लास लिमिट। ये तभी करना पड़ेगा अगर नॉन ओवरलैपिंग होगा, लेकिन ओवरलैपिंग होगा तो क्या ऐसा नहीं करना पड़ता है, तो देखो क्या करना पड़ता है, 10 टू 20 20 टू 30 नहीं करना पड़ेगा। उसका रीजन क्या है, गायब कहाँ है डेटा, डेटा तो गायब है नहीं, 20 पे खत्म 20 पे शुरू, तो डेटा तो गायब है नहीं। 20 पे खत्म हो रहा है 20 पे शुरू हो रहा है तो डेटा गायब नहीं है, जैसे यहाँ पर गायब हो जाता है 90 से लेके 20, तो 90 से लेके 20 के बीच में जो भी डेटा होगा वो तो गायब है। ठीक है, वो तो गायब है, इसीलिए यहाँ पर ये चीज जो है हमें ट्रांसफर करना पड़ता है, जो कि इसमें ट्रांसफर नहीं करना पड़ता है। अब ये टाइप क्या हो गया, ये टाइप हो गया ओवरलैपिंग। ठीक है, या फिर म्यूचुअली इनक्लूसिव, सॉरी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, ये हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब इसमें लोअर क्लास लिमिट क्या है 10 20 30, अपर क्लास लिमिट क्या है 20 30 40। तो अगर ऐसा है तो इसमें लोअर क्लास बाउंड्री क्या होगा, अपर क्लास बाउंड्री क्या होगा। अगर ऐसा है तो लोअर क्लास बाउंड्री इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट होता है, यहाँ पर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन का जरूरत नहीं है, तो जो था वही होगा 10 20 30 20 30 40। यही हम समझाना चाह रहे हैं। ये देखो, फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और ओवरलैपिंग क्लास बाउंड्री इक्वल टू क्लास लिमिट। ठीक है, जो क्लास बाउंड्री है वही, जो क्लास लिमिट है वही क्लास बाउंड्री हो जाएगा। अलग से क्लास बाउंड्री कैलकुलेट करने का कोई भी नीड नहीं होता है, जबकि यहाँ पर अलग से क्लास बाउंड्री कैलकुलेट करने का नीड होगा अगर डेटा ओवरलैपिंग नहीं है। इसीलिए होता है क्योंकि इसके मिडिल का डेटा गायब हो जाता है। ठीक है, और ये नॉर्मली क्या होता है, ये अगर देखो तो नॉर्मली कंटिन्यूअस वेरिएबल में यूज होता है, म्यूचुअली
इंक्लूसिव का जब मैंने डेफिनेशन दिया था, देखो ये सॉरी डिस्क्रीट के लिए यूज होता है यूजुअली, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर ये डेटा को कवर करने के लिए हमें किया जाता है। बस तुम लोग इतना याद रखो, क्योंकि ये ओवरलैप नहीं है तो मिडिल का डेटा गायब है, इस वजह से हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे, और जहां पर ओवरलैप है वहां पर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का क्लास बाउंड्री का डेफिनेशन, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग छोटा एक पॉइंट कर लेते हैं, मिड पॉइंट किसे बोला जाता है, मिड पॉइंट और मिड वैल्यू ऑफ क्लास और क्लास मार्क एक ही बात है, ठीक है। अगर हमें क्लास मार्क पूछ ले, मिड पॉइंट पूछ ले, मिड वैल्यू ऑफ क्लास पूछ ले, तो क्या होगा, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट बाय 2 करने पे जो आएगा वही आंसर होगा। या फिर अगर हम लोगों का बाउंड्री बनाया गया है, लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट से कम तब हो जाता है अगर ओवरलैपिंग डेटा है, अगर नॉन ओवरलैपिंग डेटा है तो लोअर क्लास लिमिट इक्वल टू करना पड़ता है लोअर क्लास बाउंड्री, बनाना पड़ता है लोअर क्लास अपर क्लास बाउंड्री, ठीक है। तो अगर बाउंड्री प्रिपेयर करना पड़ेगा इन केस ऑफ नॉन ओवरलैपिंग, तो बाउंड्री क्रिएट करने के बाद हम लोग इसका आंसर निकालेंगे, तो यही हो जाता है मिड पॉइंट या मिड वैल्यू या फिर क्लास मार्क। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे विथ और साइज ऑफ क्लास इंटरवल और क्लास लेंथ। विथ क्या होता है और साइज ऑफ क्लास इंटरवल क्या होता है या क्लास लेंथ क्या होता है, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री करने पे हमें विद मिल जाएगा, ठीक है। विद या इंटरवल मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पर ये दोनों का डिफरेंसेस कितना है, 10 आ रहा है, ठीक है। ये देखो 10 से लेके 19 तक 10 डेटा, ये 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 काउंट करके देख लो 10 डेटा है, ठीक है। यहाँ पर भी 10, 10 से लेके 20 देख लो, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब तुम लोग सोच रहे हो 20 लेने से 11 हो जाएगा, बट इसमें ओवरलैपिंग में तो 20 यहाँ इंक्लूड होता है ना, यहाँ तो नहीं होता है। तो यहाँ 20 से लेके कितना तक लेना पड़ेगा, 29 तक, तो भी 10 आएगा फिर यहाँ पर इस तरह से। तो ये हो गया। अच्छा अब ये विद हो गया। नेक्स्ट हम लोग और एक पॉइंट देख सकते हैं छोटा सा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लास फ्रीक्वेंसी लेंथ लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास क्या है, जैसे मान लो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 फॉर एग्जाम्पल। फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं 5 2 8 3, टोटल हो गया देखो 18। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे किया जाता है, ये देखो 5 5 में, ये 5 मैंने लिख लिया, 5 में 2 ऐड करेंगे 7 हो गया, 7 में 8 ऐड कर दो 15 हो गया, 15 में 3 ऐड कर दो 18 हो गया, ठीक है। ये हो गया लेस देन टाइप। और अगर इसी को हम लोग इस तरह से लिख देते हैं लाइक 18 15 17 और 5, इसको हम लोग बोलते हैं मोर देन टाइप, मतलब ज्यादा से लेके कम, ग्रेटर टू शॉर्टर। यह है शॉर्टर टू ग्रेटर, इसीलिए लेस देन टाइप। कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हम लोग पहले बोल रहे 10 से 20, मान लो ये अगर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, मिला है 5 लोगों को, फिर 20 से 30 मिला है 2 लोगों को, मतलब 10 से लेके 30 मिला है टोटल 7 लोगों को, तो 5 5 में 2 ऐड, 7 7 में 8 ऐड, 15 15 में 3 ऐड 18। तो ये टोटल हमें इस तरह से मिल जाता है, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आज हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट दिन बाकी हम लोग करेंगे। नेक्स्ट दिन ये वाला जो है बेसिक चैप्टर आई थिंक खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग एमसीक्यू कैलकुलेट सॉरी एमसीक्यू डिस्कस करेंगे।